हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और सेशन शुरुआत करने से पहले सभी को जय श्री कृष्णा। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 लेवल 2 2023 और 24 में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखो। तो ए टेबल जो है, यहाँ पे टेबल दे रखी है, क्लियर है। अब टेबल में क्या दे रखा है, एक तरफ मटेरियल है, दूसरी तरफ क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, क्लियर है। अब हमें ये चीज देखनी है कि ये डायमंड है, परपेक्स है, वाटर है और एयर है ना। अब यहाँ पे होगा क्या ऐसा कि अब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उतना ज्यादा डेंसर मीडियम बन जाता है। देखो, अब हमें एक चीज तो पता है ना कि जब भी लाइट कौन से मीडियम से, रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बैंड। तो मैं ये बोल रहा हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, उसमें वो उतना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा। तो देखो, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का। मतलब ये सबसे ज्यादा क्या बन गया आपके लिए, डेंसर मीडियम बन गया, है ना। तो अब इसमें सबसे ज्यादा डेंसर है तो लाइट जो है वो सबसे ज्यादा बैंड किसकी तरफ होगी, नॉर्मल की तरफ। कौन से मीडियम में होगी इन चारों में से, डायमंड में सबसे ज्यादा बैंड होगी। जिसका कम है उसमें सबसे कम होगी, क्लियरली बात है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 की पावर 8, करेक्ट है ना। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 80 तो होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम व्हेन इट ट्रेवल थ्रू डायमंड। अब स्पीड ऑफ लाइट ये पूछ रहा है जब वो डायमंड में एंटर करेगी तो क्या सबसे ज्यादा स्पीड होगी क्या उसको। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसकी लाइट की स्पीड उतनी कम होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम पार्टिकल पास पास में है, पास पास में है। तो हमने क्लियरली बता था, एक क्लियर हाईवे दौड़ाए जाओ गाड़ी, है ना। और अगर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हो आप तो स्पीड आपको कम करनी पड़ेगी। डेंसर मतलब पार्टिकल बहुत पास पास में है, तो लाइट की स्पीड जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी कम स्पीड होगी उसमें, है ना। तो यहाँ पे द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम बता रहा है, ये मैक्सिमम थोड़ी ना होगी, मिनिमम होगी ये तो। Third, if the light is incident on this material from the same medium at an angle, there is a maximum bending of light in case of air. Maximum bending of light in case of air है ना। On this material from the same medium at an angle, there is a maximum bending. Maximum bending किसमें होगी भैया, जो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मतलब जितना ज्यादा डेंसर होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, बेंड करेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा किसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड में है। तो सबसे ज्यादा बेंड भी किसमें होगा, वो डायमंड में होगा, एयर में नहीं होगा, है ना। द स्पीड ऑफ लाइट इन परपेक्स मटेरियल इज अप्रोक्सीमेटली कितना बोल रहा है, 2.02, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बच्चा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, या एयर की बात करें, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लाइट का रेशो जो वैक्यूम में है अपॉन इसमें। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी पूछ रहा है, ये परपेक्स की पूछ रहा है ना। तो परपेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.48, है ना। अब ये जो एयर है यहाँ पे स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8, और यहाँ पे हमें इसकी मीडियम की लाइट की स्पीड निकालनी है। तो इसका रेशो आ जाएगा बच्चा Vm 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.48, ना। ये 3 अपॉन 1.4 आएगा, 2.02 के आसपास वैल्यू आ रही है। 3 को आप 1.4 से डिवाइड करो, 2.02 आएगा, और ये 10 की पावर 8 ऐसा कैसे ही। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो हमें कौन सा स्टेटमेंट पूछा था, सबसे पहले देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। तो कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा राइट आंसर हो। बताओ कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, नहीं सर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है ना। The temperature change of hot liquid with time is shown in the given graph. अब धीरे धीरे देखो, हॉट लिक्विड है, 90 डिग्री सेल्सियस था उस लिक्विड का, है ना। तो जैसे जैसे वो क्या आ रहा है, रूम टेम्परेचर पे आ रहा है, तो उसका ग्राफ देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, कहाँ पे पहुंच गया, 70 पे। और एक कांस्टेंट लाइन है, कांस्टेंट लाइन हमेशा आपको चेंज ऑफ स्टेट दिखाएगी।
मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ कन्वर्जन हो रहा है स्टेट में। वो लिक्विड से कहाँ बदल रहा है, यहाँ लिक्विड से यहाँ पे बदल रहा है वो सॉलिड में, और ये सॉलिड पे धीरे धीरे का टेम्परेचर। अब लिक्विड है, लिक्विड हमें नहीं पता कौन सा है, अगर वाटर होता वो 0 डिग्री पे आने के बाद चेंज होता है ना। ये लिक्विड दिया है, हमें कुछ नहीं पता उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो चीजें है ना। तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री से धीरे धीरे डिक्रीज हुआ टेम्परेचर, फिर उसका कन्वर्जन हुआ, फिर सॉलिड स्टेट में चेंज हुआ। तो ये जो है रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है इन्होंने, 30 डिग्री सेल्सियस। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या चीजें इन्होंने दे रखी है ना। फॉर टाइम ड्यूरेशन 0 to 10 मिनट, ये 0 to 10 मिनट में देखो ये 90 से कहाँ पहुंचा 70। तो द स्टेट ऑफ हॉट लिक्विड इज गैसियस, है ना। क्या उस हॉट लिक्विड की स्टेट गैसियस है? ऑब्वियसली बात है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसने खुद ने बोल रखा है हॉट लिक्विड है, तो उसकी स्टेट गैसियस कैसे होगी, वो तो और ज्यादा ऊपर बढ़ने के बाद गैसियस में स्टेट में पहुंचेगा। तो इनकरेक्ट है ये। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग इन द टाइम ड्यूरेशन 10 to 15। ये रहा 10 to 15 मिनट। यहाँ पे एक कांस्टेंट लाइन आपको दिखा रहा है ना, कांस्टेंट लाइन में अब वो स्टेट चेंज होती है तो क्या एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है क्या? एनर्जी उसको लगती है ना। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है मतलब उसको एनर्जी की जरूरत नहीं लग रही है। स्टेट कन्वर्जन में भी भैया एनर्जी की या हीट एनर्जी की जरूरत होती है, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा डिपेंडिंग ऑन द चेंजिंग ऑफ द स्टेट। वो किस स्टेट में चेंज हो रहा है, जैसे लिक्विड में बदल रहा है वो कहाँ पे, तो वो रिलीज कर रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। ये क्या बोल रहा है, देयर इज नो एक्सचेंज, गलत बात है। द स्टेट ऑफ हॉट लिक्विड इज सॉलिड इन टाइम ड्यूरेशन 15 to 13 मिनट। 15 to 30 ये रहा आपके पास। तो ये यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड में बदल गया और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये पूरी लाइन सॉलिड दिखा रही है, मतलब करेक्ट ऑप्शन है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ो। ऑल 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर प्रेजेंट इन द टाइम ड्यूरेशन 12 to 15, है ना। अच्छा 12 to 15 की बात कर रहा है ना ये, यहाँ पे ये 12 और ये 15, यहाँ पे तो लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है भैया, है ना। तो ये गैस से तीनों स्टेट नहीं है, यहाँ पे 2 स्टेट है, लिक्विड और सॉलिड का। तो ये तीनों स्टेट बता रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा ऑप्शन, क्योंकि लिक्विड से ये सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो लिक्विड और सॉलिड के बीच की बात है ये, इसमें गैस का मामला कुछ भी नहीं है। तो हमारा पूछा क्या है, सबसे पहले इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो इनकरेक्ट कौन से भैया, फर्स्ट है, सेकंड है, और कौन सा है, फोर्थ है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। बताओ कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 3। तो सर्किट डायग्राम दे रखे हैं, है ना। अब सर्किट डायग्राम में क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है इन विच सर्किट द बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली। कौन से इन दोनों में से कौन से सर्किट में बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा कब? देखो यहाँ से 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ पे भी 0.5 0.5 और 0.5। तो ओवरऑल तीनों मिला के सीरीज में है, तो सीरीज में तीनों का ओवरऑल वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्टेज, और इसका भी कितना है 1.5 वोल्टेज। मतलब दोनों सेल की कैपेसिटी क्या है, सेम ही है, तो सेम करंट है वो क्या करेंगे। अब ये भी दोनों किसमें कनेक्शन है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये दोनों बल्ब भी किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। ना सेल में चेंज है, ना रेजिस्टेंस में चेंज है, कुछ में भी चेंज नहीं है। तो सपोज करो अगर यहाँ पे 10 एम्पियर करंट गई तो 5 ऊपर चली जाएगी, 5 इधर चली जाएगी, वैसे ही 5 इधर चली जाएगी, 5 इधर चली जाएगी। जब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट जारी है ना, इसमें कुछ चारों बल्ब में है ना, तो मुझे बता दो, आप थोड़ी ना बता सकते कि इसमें कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। मेरे हिसाब से ये जो चारों बल्ब है ये इक्वल अमाउंट में जो है क्या करेंगे, ब्राइट करेंगे। ना कोई बल्ब कम ग्लो करेगा ना कोई ज्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, दोनों पैरेलल में। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बस इस बल्ब के ऊपर कनेक्ट कर दिया है तो दोनों पैरेलल में, ये भी दोनों पैरेलल में है, बस उसको कनेक्शन अलग है। कनेक्शन अलग नहीं है, मतलब यहीं से उसको जोड़ दिया है बस। तो ये दिखाने वो है ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग खाने के अलग, तो वही वाली कहानी है ये, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर दिया है। बाकी ये दोनों पैरेलल में, मतलब तीनों जो बल्ब है वो क्या करेंगे, इक्वली ग्लो करेंगे। तो आ जाइए ऑप्शन की तरफ हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे।
इन बोथ सर्किट P and Q बल्ब विल ग्लो विद इक्वल ब्राइटनेस, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है। चलो, एक पूर्णिमा वांट्स टू रीच एट द टॉप ऑफ द पोल। अब एक पोल पे वो चढ़ रही है, तो चढ़ेगी फिर नीचे आ रही है, चढ़ेगी, देखो ये जा रही है फिर नीचे आई, फिर गई, फिर नीचे आई, फिर गई, फिर नीचे आई। तो वो ऐसे करके ऊपर चढ़ी, फिर थोड़ी सी फिसली, फिर ऊपर चढ़ी, फिर थोड़ी सी फिसली। तो वैसा हो रहा है ये ग्राफ, देखो चढ़ रही है, कहाँ तक पहुंच गई वो 5 तक गई, फिर धीरे से 2 पर आ गई, है ना। फिर जंप लिया, वो 7 पे पहुंच गई, फिर नीचे आ गई, कहाँ पे 4 पे आ गई, फिर पहुंचा, क्योंकि पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 11 मीटर है। देखो पोल कितना बड़ा है, 11 मीटर का पोल है, और इस पे वो चढ़ रही है। तो एक जंप में वो कितनी चल गई, 5 मीटर। उसके बाद वो धीरे से नीचे आ गई, कहाँ पे 2 पे, फिर 2 से उसने जंप लिया 7 तक, है ना। तो एक बार जंप लेगी फिर नीचे आ रही है। तो इस ग्राफ को देखते हुए आपको ऑप्शन बताने हैं, कौन सा, क्या पूछा इसने, हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट पूछ लेते हैं कभी कभी, इनकरेक्ट पूछ लेते हैं, तो हमें इनकरेक्ट बताना है भाई साहब, है ना। तो इनकरेक्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ 8 सेकंड, ये रहा आपका 8 सेकंड, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पूर्णिमा इज 4 मीटर। तो क्या यहाँ पे 8, ये यहाँ पे पोजीशन है, इसकी जो है पोजीशन क्या है, 4 मीटर ही तो है ना। तो ये तो राइट ऑप्शन हो गया। द पोर्शन ऑफ क्यू आर एस टी और यूवी, क्यू आर एस टी और यूवी रिप्रेजेंट द अपवर्ड जंप, क्या उसकी अपवर्ड मोशन दिखा रहे हैं क्या, क्यू आर एस टी और यूवी, बिल्कुल। ये नीचे वाली लाइन तो उसको नीचे की तरफ ला रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन नीचे आ रहा है, और ये क्यू आर एस टी और यूवी है, ये अपवर्ड जंप दिखा रहा है, मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है ना। द एवरेज स्पीड ऑफ पूर्णिमा इज अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 2 से 2.5 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड पूछी है, तो स्पीड क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वो चल कितना डिस्टेंस रही है, देखो यहाँ से यहाँ गई, वो कितना 5 चली सबसे पहले, फिर 5 से कितना आया वो, देखो 5 से 2 तक आई ना, तो ये कितना आ गया, 5 और 2 मतलब 3, है ना। तो ये कितना आ गया, 3। हर लाइन की डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। ये लाइन देखो 2 से कहाँ पहुंची, 7 तक, मतलब कितना चली है, 5। ये 7 से कहाँ चल गई, 4, मतलब ये कितना चली, 3। फिर 4 से कहाँ पहुंची है, 9, मतलब कहाँ चल गई ये, 5। फिर 9 से कहाँ आ गई है, 6, मतलब 3। फिर ये 6 से कहाँ पहुंच गई, 11। 6 और 11 मतलब 5। 5 और 3 कितना लोगे आप, 8। 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 5 29, है ना। अब ये कितना आ रहा है, 29। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 29 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 29, टाइम कितना लगा, 14 सेकंड। तो 14 टू 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है। तो ये भी तो यही बोल रहा है ना, एवरेज स्पीड कितनी है, 2 से 2.5 है, इसी रेंज में आ रही है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब हमें इनकरेक्ट पूछा था, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं हम। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पूर्णिमा इज 12 मीटर। भैया टोटल डिस्टेंस अभी हमने निकाली 29 आ रही है, और ये कितना बता रहे हैं, 12 मीटर बता रहे हैं। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, डी, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ कुछ प्रॉब्लम है क्या, है ना। इस क्वेश्चन का हमें इनकरेक्ट बताना था, तो 3 वाले सही निकल गए, डी वाला एक गलत निकल गया, और इनकरेक्ट मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये कुछ मेटल वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो आउटसाइड है, इलेक्ट्रिक करंट जा रही है इधर से, यहाँ से इधर आ रही है, और यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है। ये ऊपर वाले, ये बाई मेटालिक स्ट्रिक आप जानते ही हो, है ना, जो 2 मेटल से मिलकर बनी हुई रहती है। ये पी है, ये कितना है, क्यू है, और यहाँ पे एक और बाई मेटालिक स्ट्रिप है, ये कितनी है, आर, और ये क्या है, एस। और बीच में इनका कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ऐसे है ना, एक कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है, दूसरा कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है। अब होगा क्या, जैसे ही ये हीटिंग इफेक्ट करंट फ्लो होगी, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, इसमें हीटिंग का इफेक्ट तो होगा ना कुछ भी। ये एक जो है एक ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड करेगा, जिसकी हीटिंग जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपांड करेगा।
तो ऐसे या तो वो इधर की तरफ मुड़ेगा ऐसे, है ना, ये, या फिर ऐसा बन जाएगा वो। मतलब क्या हो रही है, नीचे वाली कम एक्सपांड कर रही है, ऊपर वाली ज्यादा एक्सपांड कर रही है ना। और इसमें क्या हो गया, नीचे वाली ज्यादा एक्सपांड कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स मोर अपार्ट एंड इलेक्ट्रिक स्टॉप फ्लोइंग, अगर दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये दूर हो जाएंगे तो इन दोनों का कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्टेक्ट पॉइंट ब्रेक हुआ, करंट आ रही है और यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ेगी, करंट जो क्लोज सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो गया, सर्किट इनकम्प्लीट, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो डिवाइस कब वर्क करेगा, Q एक्सपांड मोर देन R, ये जो Q है ये एक्सपांड कर रहा है किससे, R से ज्यादा, है ना। और क्या बोल रहा है, ये P एक्सपांड मोर देन S, अब ये P जो है ये S से ज्यादा एक्सपांड कर रहा है। तो हमें इतना ये थोड़ी ना पता है कौन ज्यादा एक्सपांड कर रहा है। सपोज करो ये P जितना एक्सपांड कर रहा है, P और Q में थोड़ी बताया इन्होंने, तो P और R में बताया है, P और S में दिखाया है, Q और R में दिखा रहा है ना। तो जितना एक्सपांड वो क्यू आर कर रहा है, अब वो एक्सपांड कितना कर रहा है ये हमें नहीं पता, क्योंकि अगर सपोज करो आप ऐसा मान रहे हो इसको, मतलब इसमें क्या हुआ, एस ने ज्यादा करा और आर ने क्या करा, मतलब आर ने ज्यादा एक्सपांड करा, एस ने क्या करा, कम करा। तो ये क्या बोल रहा है, क्यू एक्सपांड मोर देन आर, आर ने जितना एक्सपांड करा है उससे ज्यादा वो करेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ये ज्यादा एक्सपांड करेगा ना, तो ये क्यू वाला क्या आएगा, ज्यादा बन जाएगा, है ना। और ये ज्यादा बना और ऊपर वाला क्या बनेगा, कम बनेगा। तो ये तो कॉन्टेक्ट, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो कॉन्टेक्ट तो हट गया, कॉन्टेक्ट हट गया मतलब क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ये तो। क्लियर है। तो आर एक्सपांड मोर देन एस, आर जो है वो एक्सपांड करेगा किससे, एस से, और क्यू एक्सपांड मोर देन पी, है ना। क्यू जो है वो किससे एक्सपांड करेगा, पी से। मतलब ये भी वही वाली कंडीशन आ गई ना, आर एक्सपांड मोर देन एस, आर जो है वो किससे एक्सपांड कर रहा है, एस से ज्यादा एक्सपांड कर रहा है, और क्यू जो है वो पी से ज्यादा एक्सपांड कर रहा है। तो अब इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, अब उन्होंने ये हमने अज्यूम करी हुई थ्योरी थी पहले वाली, जो उसमें ये नहीं दिया था कौन एक्सपांड कर रहा है कौन ये कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे डिवाइस को वर्क करवाना है, तो आपको कॉन्टेक्ट आपको ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आर एक्सपांड मोर, आर ज्यादा एक्सपांड कर रहा है ना, मतलब ये ज्यादा एक्सपांड करेगा और एस वाला कम एक्सपांड करेगा। और ये बोल रहा है क्या, क्यू एक्सपांड मोर, क्यू वाला ज्यादा एक्सपांड करेगा। तो क्या इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट ब्रेक हो रहा है क्या, है ना। हमें वो चीज देखनी है, पी एक्सपांड मोर देन क्यू, पी क्यू से ज्यादा एक्सपांड कर रहा है मतलब वो इधर आ जाएगा। और आर एक्सपांड मोर देन एस, आर जो है वो क्या करेगा, और ज्यादा एक्सपांड करेगा, मतलब अगर पी इधर जा रहा है तो आर भी इधर की तरफ चला जाएगा। तो अब जब वो कॉन्टेक्ट की तरफ आ रहा है तो आर और नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। पी एक्सपांड मोर देन आर, पी जो है वो आर से ज्यादा एक्सपांड कर रहा है, और आर जो है एस एक्सपांड मोर देन क्यू, एस जो है वो क्यू से और ज्यादा एक्सपांड कर रहा है, एस और क्यू की बात आ गई अब यहाँ पे तो, है ना। अब हमें ये नहीं पता क्यू एक्सपांड कर रहा है, ये दो जो है ना, ये दो कंडीशन जो है ये हमें अज्यूम करने वाली कंडीशन है। अगर आपको कैसे अज्यूम करना है, एक्सपांड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से आप दूसरे वाली की थ्योरी को अज्यूम करोगे, तो हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी है ना। क्योंकि ये प्रॉपरली इसमें और इसमें रिलेशन, एक ही मेटालिक स्ट्रिप में रिलेशन बता रहा है, पी और क्यू, आर और एस में। अब ये बाकी सारे जो क्यू और आर में दिखा रहा है, देखो क्यू और आर, ये पी और एस में दिखा रहा है, पी और एस में, ये दो अलग अलग मेटालिक स्ट्रिप, मतलब ये इस मटेरियल का हो गया, एक अलग चीज का हो गया, है ना। जब एक ही मेटालिक स्ट्रिप में दिखाएगा तब हमें पता चलेगा। क्लियर है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है परफेक्टली करेक्ट है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 6, देखो ए बॉल इज थ्रोवन अपवर्ड, आपने बॉल को क्या करा, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करा फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। तो ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं, तो 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 80, 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड, 8 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0।
इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपने बॉल को थ्रो करा है ना, तो क्या मैं बोल दूं कि यहां से देखना ऐसे थ्रो करा उसने ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, यहाँ पे जाने के बाद बॉल यहाँ पे आ गई, फिर टॉप मोस्ट पोजिशन पे गई, फिर वापस यहाँ पे आई और लास्ट में फिर वापस कहाँ गई, ग्राउंड पे। ये कितना सेकंड था, 0 सेकंड। ये कितना सेकंड था, 4 सेकंड। ये कितना था, 8, फिर 12 और 16 सेकंड पे वापस कहाँ गई, वो ग्राउंड पे आ गई है ना। यहाँ पे उसकी स्पीड उसने कितनी दे रखी है, 80, 40, 0, फिर ये माइनस का 40 और मैं माइनस का 80। और हमें पता भी चल रहा है कि यहाँ पे बॉल ऊपर जा रही है और यहाँ पे बॉल नीचे जा रही है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई ना, डायरेक्शन चेंज हो गई। पॉइंट तो उनका सेम है, सेम पॉइंट पे सेम वेलोसिटी। ऊपर वाली डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया, तो नीचे वाली डायरेक्शन को आप क्या लोगे, नेगेटिव। क्लियर बात है। यहाँ पे देखो अपवर्ड डायरेक्शन में 80 था, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, -80। जब भी हमारे फिजिक्स में माइनस साइन आता है, माइनस साइन का मतलब ही यही होता है अपोजिट डायरेक्शन। अगर ऊपर वाला देखो पॉइंट तो दोनों का सेम है ना। अब ये पूछा क्या है, ये कितनी ऊपर गई है, कितनी ऊपर नहीं गई है ना। कहाँ पे, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल इज 320 मीटर। अब वो कितनी हाइट ऊपर गई है, 320 मीटर ऊपर गई है क्या। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू हाफ GT², है ना। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, h इज इक्वल टू हाफ GT²। तो g की वैल्यू कुछ नहीं बोला इन्होंने, हम 10 ले लेते हैं यहाँ पे, हाफ g की वैल्यू 10, t²। तो t मतलब कितने टाइम में ऊपर पहुंची वो, 8 सेकंड में। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 2 5 जा 10, 320 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी गई है वो, 320 मीटर गई है। और अगर 4 सेकंड की पूछ ले तो 4 सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा, हाफ GT², मतलब 2.5, है ना। अगर 4 सेकंड का पूछे तो हाफ जी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 2 5 जा 10, 80 मीटर, है ना। 4 सेकंड पे ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट कितनी है, 80 मीटर है। और ये वाली हाइट जो है कितनी है, 320 मीटर है ना। ग्राउंड से बॉल कितना ऊपर गई, 320 मीटर, और ये वाली हाइट कितनी है, 80 मीटर है। तो आइए चलते हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द मैक्सिमम अटेंड बाय द होल 320, अभी हमने पढ़ा था टोटल हाइट कितनी है, 320 है, ये करेक्ट है। द हाइट अटेंड बाय द बॉल एट 12 सेकंड इज 160 मीटर। तो देखो ये 4 सेकंड गया, 8 सेकंड, फिर 12 सेकंड में नीचे की तरफ आया। हाइट कितनी है, 80 मीटर है। हाइट कितनी है, 80 मीटर है। और वो कितना बोल रहा है, 160। ये रॉन्ग है ना। द बॉल विल रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 16 सेकंड। देखो ये 0, 4 सेकंड में, 8 सेकंड में ऊपर गई, फिर 12 सेकंड और 16 सेकंड में वापस कहाँ गई, वो ग्राउंड पे आ गई। तो ये वाली बात भी क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ 16 सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 0। ऑब्वियसली बात है, ग्राउंड से उसने शुरुआत करा था, फिर ग्राउंड पे आ गई, है ना। इसको ऐसा समझो आप कि इस पेन को हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका ऐसे, है ना, और वापस इधर आ गया। तो धीरे धीरे ये 4 सेकंड, फिर 8 सेकंड, फिर 12 सेकंड और फिर 16 सेकंड, मतलब ऐसे मोशन करी है उसने। तो जहां से शुरुआत करी थी वापस यहीं पे आ गई वो ऑब्जेक्ट, है ना। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट एक ही है, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट एक होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट 0, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट। हमें कौन सा बताना था, इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, बी है ना। हाँ, बी वाला आपका आंसर जो है वो एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताओ कुछ प्रॉब्लम। थोड़ी सी देखो ये फॉर्मूला वगैरह की चीजें हैं, अगर ये थोड़ा याद है आपको, थोड़ी सी भी चीजें कॉन्सेप्ट याद है तो आप इजीली कर जाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, स्ट्रोकिंग मेथड है, और एक ये क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो आप, वायर ऊपर से जा रहा है फिर नीचे से आ रहा है ना। अब हमें क्लॉक रूल पता है, क्या क्लॉक रूल पता है कि जब भी इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो कौन सा पोल बताओगे आप, साउथ पोल। ये हमने पढ़ा है ना। तो अब इसको देखो आप, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है,
ऐसे। अब मैं आपकी तरफ ये कर रहा हूं, है ना। अब मुझे ये बताओ, ये पोल कौन सा था, H, प्लस से करंट निकली है और यहां से ऐसे जा रही है ना। तो ये करंट, ये बता दो मुझे, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये देखो आपकी तरफ ही देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है मतलब ये कौन सा पोल बना, साउथ पोल, और ये बचा हुआ कौन सा पोल बना, नॉर्थ पोल, है ना। हमें बस ये देखना है कि इसमें करंट कैसे जा रही है। अगर ये वायर ऊपर से न जाता, नीचे से जाता, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता फिर। पर ये ऊपर से जाके ऐसे घूम रहा है, तो मतलब आपकी तरफ ऐसे करूं तो ये ऐसे घूम रहा है, और ये कौन सी मोशन है, क्लॉकवाइज। और ये है, ये साउथ बन जाएगा, इधर से ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, है ना। सेम पोल से जो स्ट्राइक कर रहे हैं वही पोल बन जाता है। तो H बन रहा है साउथ, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, है ना। और यहाँ पे A बन रहा है क्या, साउथ, है ना। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, A वाला क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। बताओ, क्लॉक रूल पता है, और जिस पोल से स्ट्राइक कर रहे हो वो पोल वो मैग्नेट बन जाता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, देखो आ रहे हैं ना। 3 फ्लास्क दे रखे हैं, उन फ्लास्क को हमने पानी के अंदर रखा है। ये क्या है, वाटर बेसिन ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के अंदर रखा है। तो वो लिक्विड देखो, एक का लेवल यहाँ के सेट हुआ है, एक का यहाँ पे और एक का यहाँ पे। मतलब सबसे कम किसका है, ये एक्स वाले का है, फिर जेड वाले का है, फिर वाई वाले का है। मतलब कोई लिक्विड अगर कोल्ड वाटर में रख रहा है तो वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि हीट दोगे तो एक्सपांड होगा, और हीट को क्या करोगे, कंडेंस करोगे, मतलब कम करोगे तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अब देखो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कौन हुआ है, जिसका लेवल डिक्रीज हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किसने करा, एक्स ने, फिर किसने करा, जेड ने, और सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट कौन हुआ है, वाई। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम द रिजल्ट दियर एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड दैट लिक्विड एक्स कॉन्ट्रैक्ट मोर देन लिक्विड वाई। वाई से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्या, ऑब्वियसली बात है, ये वाई से क्या सबसे ज्यादा कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट। लिक्विड वाई डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एज मच एज लिक्विड जेड। जितना जेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उतना वाई नहीं कर रहा है, ये भी सही बात है, क्योंकि जेड जो है वो वाई से ज्यादा कर रहा है, वाई ऊपर है जेड नीचे है। लिक्विड जेड कॉन्ट्रैक्ट लेस देन लिक्विड एस, जितना एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा है उससे कम जो है जेड ने करा है, ऑब्वियसली बात है, ये भी सही है, क्योंकि एक्स ने ज्यादा करा है जेड ने कम करा है, ये भी तो यही बोल रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो गए। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ना, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये, हाँ। देखो एक कन्वर्जिंग मिरर, कौन सा मिरर है कन्वर्जिंग, पहले ये बता दो कन्वर्जिंग मिरर होता कौन सा है, कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है ना। कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग होता है, क्योंकि जितनी भी लाइट आ रही है उन सब लाइट को ये क्या कर देता है, एक पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 25 सेंटीमीटर। अगर मिरर की फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है बच्चा, तो ऑब्जेक्ट उसने रखा कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर पे। तो 20 सेंटीमीटर पे मतलब इससे पहले ही रखेगा ना वो, तो 20 सेंटीमीटर पे मतलब यहाँ पे रखा है। तो ये इसकी पोजीशन कौन सी हुई, इसकी पोजीशन हो गई बिटवीन एफ एंड पी। और हमें कॉनकेव मिरर में पता है, ये लास्ट वाला केस है, केस नंबर 6। जब भी आप ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हो तो इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनेगी, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, अपराइट बनेगी, और इन लार्ज इमेज बनेगी, है ना। इससे बड़ी इमेज इधर बनेगी यहाँ पे। तो कौन सा है, वर्चुअल इरेक्ट और वर्चुअल इरेक्ट और इन लार्ज, ये तो रियल बता रहे हैं, दोनों गलत है। वर्चुअल इन्वर्टेड, वर्चुअल इन्वर्टेड तो बन ही नहीं सकती, और तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी।
वर्चुअल है, करेक्ट। अपराइट है, सीधी बनेगी और बड़ी बनेगी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, एज शोवन इन द गिवन सर्किट डायग्राम टू आइडेंटिकल हीटर्स। एक हीटर 1 है, एक हीटर 2 है। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ पे अमीटर लगा है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अमीटर क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट है। तो जब भी ये क्या बोल रहा है, इनिशियली स्विच S1 इज क्लोज, S1 को हमने क्लोज करा, S2 को आपने ओपन रखा है। तो सपोज करो यहाँ पे जब भी आप इसको ओपन रख रहे हो, यहाँ पे हम क्या लेंगे, चलो यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी है, और ये जो ले लो आप कितने 10 ओम के दो रेजिस्टेंस ले लो, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इन हीटर का, 20 ओम, है ना। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 100/20, मतलब कितनी एम्पियर आ रही है, ये 5 एम्पियर। अमीटर कितनी रीड करेगा, 5, और 5 × 10 ये कितना मेजर करेगा, 50 वोल्ट इसका, 50 वोल्ट इसका, दोनों की मिला के कितना हो गया, 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट का 50-50 दोनों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब ये S1 को क्लोज कर रहा है, S2 को क्या रख रहा है, ये ओपन रख रहा है, तब की कहानी है ना। अब ये दोनों की रीडिंग देखो, इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, अभी हमने देखा 5 एम्पियर आ रही है, और इसका वोल्टेज कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंटेड। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जब आप क्या करो, S2 को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। जब S2 को क्लोज कर रहे हो तो ये क्या बन गया हमारा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट दैट मीन्स ये दो पानी वाले रास्ते, आपको पता ही होगा, यहाँ पे बहुत सारे रास्ता ब्लॉक है, तो करंट इधर जाएगी, पानी इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो पानी इधर जा रहा है, मतलब इधर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इधर रेजिस्टेंस बहुत कम है ना। तो करंट जो है वो इस वाले पास्ते पे जाएगी, जितनी भी करंट है, इसमें करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रही है, इसमें करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रही है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो जितना भी इस पे रेजिस्टेंस था, अब की बार कितना हो गया यहाँ पे 10, और ये भी 10 हो गया, 10 100/10, 100/10, तो कितना एम्पियर आ रही है, 10 एम्पियर। पहले कितनी थी, 5 एम्पियर करंट, V/R भर रहे हम, है ना। ओम्स लॉ आपको पता होगा, V = क्या होता है, I/R। V क्या हो गया, 100, रेजिस्टेंस कितना हो गया, क्योंकि इसको ब्लॉक कर दो, इसको हटा दो आप, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो 100/10 आंसर आ रहा है कितना, 10। पहले इन दोनों का 10 और 10 कितना हो गया था, 20, तो 100/20 पहले कितनी करंट आ रही थी, 5 एम्पियर, मतलब ये पहले 5 एम्पियर मेजर कर रहा था, अब कितनी करंट मेजर करेगा, ये 10 एम्पियर। मतलब अमीटर की रीडिंग जो है वो इंक्रीज हो गई है ना। और 10 × 10 कितना हो गया, 100 वोल्ट, पहले कितना था 50। V क्या होता है, IR, आई कितनी है इसमें, 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है इसका 10, तो 10 × 10 कितना हो गया 100, है ना। मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग भी क्या हो गई है, इंक्रीज। जब आप क्या करोगे, S2 को क्लोज करोगे, तो दैट मीन्स अमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो दोनों क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ जाएगा हमारा, ये वाला, सी में इंक्रीज हो रहा है, डी में भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो ना। अल्टमीटर वोल्ट मीटर दोनों की रीडिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज हो जाएगी। क्लियर है ना, ये बात है, क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आप देखो, क्या बोल रहा है ये, नीता इज वॉकिंग इन ए गार्डन, गार्डन में चल रही वो, द पोजीशन x वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम दिया है। देखो यहाँ से शुरुआत कर रहा था, यहीं पे खत्म कर दिया, मतलब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट वैसे ही क्या आना है, 0 आना है। क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है वो हमें बताना है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय नीता इन टाइम ड्यूरेशन 0 to T1। अब ये देखो 0 to T1 में कैसी लाइन बन रही है, उसकी ऐसी कर्व लाइन बन रही है ना, कर्व लाइन बन रही है, मतलब आप ये बोलोगे कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। तो ये क्या बोल रहा है, नीता इन टाइम ड्यूरेशन T1 इज ग्रेटर देन, इस टाइम ड्यूरेशन में जितनी वो डिस्टेंस चली है, सपोज करो वो 0 से यहाँ तक आने में कितना चल गई, वो 10 मीटर चली, तो ये कितना बता रहा है, T1 से T2, T1 से T2, T1 टाइम पे भी वो 10 मीटर पे था,
और T1 T2 टाइम पे भी वो कितने मीटर पे थी, 10 मीटर पे थी। तो क्या मैं बोल दूं T1 से T2 में वो चली ही नहीं, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो क्या मैं बोल रहा हूँ वो पोजीशन रेस्ट में थी T1 से T2 टाइम में? भैया चलते चलते थक गई होगी तो थोड़ा बोली रेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से T1 से T2 में वो क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, चलने के बाद फिर से जॉगिंग शुरुआत करेगी वो, है ना। तो ये ऑब्वियसली बात है, क्या बोल रहा है ये, 0 से T1 में ज्यादा डिस्टेंस चला गया, ग्रेटर देन, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ट्रू है ना। द वेलोसिटी ऑफ नीता ड्यूरिंग टाइम ड्यूरेशन T3 से T4 है ना इज 0, T3 से T4, और वे करेक्ट है क्योंकि T3 पे भी जो पोजीशन है ये कांस्टेंट लाइन हमेशा रेस्ट दिखाती है ना। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको आप क्या बोलोगे, रेस्ट ही तो बोलोगे। तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। अब बात कर रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नीता फॉर इंटायर जर्नी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्टेंस तो उसने बहुत सारी ट्रेवल करी है, पर पोजीशन देखो उसकी 0 से शुरुआत हुई थी, वापस 0 पे आ गया है ना, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसका सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका 0, और डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी वो, है ना। 10 मीटर चला, फिर कुछ चला, फिर कुछ चली, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो निकलेगी, तो डिस्टेंस ज्यादा आ रही है, डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। लास्ट वाला बोल रहा है एरिया जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं देता है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, किसका, वीटी ग्राफ का। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। फर्स्ट सेकंड ट्रू ट्रू, थर्ड फोर्थ क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। तो देख लिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकंड ट्रू ट्रू, थर्ड क्या है फॉल्स, फोर्थ भी क्या है फॉल्स हो गया, है ना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पे, चलो बीच में क्या दे रखा है, लेंस दे रखा है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इमेज यहाँ पे नीचे की तरफ, ये स्क्रीन पे देखो, ये लाइट और यहाँ पे मैं इमेज कट कर रही है ना, मतलब इमेज यहाँ पे बन रही है, और ये ऑब्जेक्ट है। एक ग्लोब जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और एक हाइट मतलब ऐसे भी 1 सेंटीमीटर, ऐसे भी 1 सेंटीमीटर, तो क्या द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले तो ये बता दो ये लेंस कौन सा है, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है वो किसके लेंस के बराबर होता है, कॉन्वेक्स के। तो ये जो है ना, कौन सी इमेज बन रही है, अगर ऑब्जेक्ट के साइड ही बन जाती तो वर्चुअल इमेज होती, कॉनकेव लेंस हमें वर्चुअल इमेज देगा, मतलब ये जो लेंस है ना, ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से दो ऑप्शन तो वैसे ही हमारे कट हो गए, कॉनकेव दे रहा है, ये भी कॉनकेव दे रहा है, बचा क्या बी और सी। हमें इन दोनों में से चूज करना है कौन सा करेक्ट आएगा, है ना। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ रहा है, ये 1 ब्लॉक, और ये कितना है 2 ब्लॉक, तो 2 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ इमेज की बात करें हम, तो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, और ये तीसरा ब्लॉक पूरा नहीं है ना, तीसरा ब्लॉक पूरा नहीं है, तो 2.7 के समथिंग मान लो आप, वैल्यू कुछ भी ले लो, है ना। 2.5 से तो बड़े ही आ रहा है ना, 2.5 से 2.9 के बीच में वैल्यू आएगी इसकी। तो किसका पूछ रहा है, इमेज अपॉन, तो 2.7 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है ये 1.3, 2 3 जा 6, 2 5 जा फ्रेंड, तो 1.4 के आसपास वैल्यू आ रही है ये, तो 1.4 यहाँ पे दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ऑब्वियसली बात है अगर रेशो भी निकाल लेते ना तो 1.4 किसी का नहीं आ रहा है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, तो रेशो देख लो, हाइट ऑफ इमेज, इमेज का रेशो डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशो, तो 2 ब्लॉक चला, एक और 2 मतलब 2 सेंटीमीटर, ये 1 2 2 ब्लॉक, और तीसरा ब्लॉक पूरा नहीं चला, तो हमने 2.7 रख लिया, 2.8 रख लो, है ना, मतलब 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग क्या आ गई यहाँ पे, इन दोनों को सोल्व करने की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो 1.4 में एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है ये,
है ना। अब ये क्या है, कुछ वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ए मर्क्यूरी इन ए ग्लास थर्मोमीटर इज शोन इन द गिवन फिगर, द डिस्टेंस बिटवीन -1020 और 120 इज 40 सेंटीमीटर। इसका जो है लोअर पॉइंट कितना है -20 और अपर पॉइंट कितना है 120। अपर पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट, लोअर पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर है। तो क्या मैं बोल दूं जब मर्क्यूरी 40 सेंटीमीटर राइज करता है, कितना सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर वो राइज करेगा, तो कितना टेम्परेचर बढ़ा उसका। देखो ये -20 से कहीं पहले 0 पे आएगा, फिर 0 से 120, तो 120 और 20 टोटल कितना राइज अप कर रहा है ये 140 डिग्री जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा। अगर मर्क्यूरी 40 सेंटीमीटर लेंथ चलता है, 40 सेंटीमीटर लेंथ चलेगा, तब वो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा 140 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस। तो ये बोल रहा है कि जब मर्क्यूरी 32 सेंटीमीटर चलेगा तो कितना टेम्परेचर होगा, है ना। अब जब वो 40 चल रहा है, जब 140 आ रहा है, तो क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते क्या कि जब वो 32 चलेगा तब उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो 140 अपॉन 40, ये 1 सेंटीमीटर का आ गया, इंटू आप क्या कर दो 32 से, तो किससे जा रहा है ये 4 1 जा 4, फिर जा रहा है ये 8 से, 10 से 10 गई 112 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब उसका टेम्परेचर जो है 112 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। पर ये भी तो देखो वो शुरुआत कहाँ से कर रहा है -20 से, -20 से वो 112 डिग्री बढ़ रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, माइनस का 20 डिग्री क्या कर दो आप कम कर दो, है ना। माइनस का 20 आप क्या करोगे कम कर दोगे, तो -20 कम करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ रही है 92 डिग्री सेल्सियस। तो 92 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो 112 भी दे रखा है, ये चीजें भी दे रखी है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो 92। पर हमें बस ये सोचना है कि जब वो 40 सेंटीमीटर राइज अप हो रहा है तो टोटल टेम्परेचर कितना बढ़ा 140 से बढ़ा। तो जब वो 30 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर होगा तब टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा, है ना। तो जब 40 से 140 बढ़ रहा है तो 32 से 112 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब ये भी तो सोचो वो 0 से थोड़ी शुरू हो रहा है, अगर 0 से शुरू होता तो 112 आपका करेक्ट आंसर होता, पर वो 0 से शुरू नहीं हो रहा है, वो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है उसने -20 से करी ना, तो -20 से इंक्रीज करेगा 112, मतलब 20 इसमें से कम कर दो, हमारा राइट आंसर क्या हो गया 92 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ग्राफ दे रखा है भैया ये, है ना, 1 2 3 4 पोजीशन इधर दे रखी है, चारों पोजीशन के रिलेटिव इधर ग्राफ दे रखा है। तो चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि ग्राफ सभी को थोड़े बहुत टफ जाते हैं, मेरे हिसाब से ग्राफ टफ नहीं बहुत इजी होते हैं, बस ग्राफ को पढ़ते आना चाहिए आपको। देखो अनीता स्टार्ट फ्रॉम हर होम। अब उसने क्या करा कि घर से उसने गई वो और कहाँ चली गई ऑफिस, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, है ना। और कहाँ गया अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर पर, 2.5 किलोमीटर उसका दूर था, और वहां पे उसने कुछ देर रुकी। जैसे सुबह 8 बजे ड्यूटी पे गई, तो 8 से वो कहाँ जा रही है 4 बजे तक काम कर रही है, तो 8 से 4 तक वो क्या कर रही है यहाँ पे वर्क कर रही है, 4 बजे बाद फिर वो वापिस घर आ जाएगी, है ना। तो कुछ चली, फिर रेस्ट पे, फिर वापस कुछ चली, मतलब घर आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया 0। आप मुझे ये बता दो कि किस लाइन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। यहाँ से देखो ये सब पोजीशन टाइम है, 0 से शुरुआत करी, यहाँ पे आ रहा है, वापिस 0 पे आ रहा है क्या, नहीं, ये तो वैसे ही यहाँ पे जा रही है, और इसका भले ही 0 पे आ रहा है ना। पर वो ये वाली लाइन देखो, ये कर्व लाइन है, हमेशा हमें ये जो लाइन देखनी है ना, जो लाइन स्ट्रेट लाइन होती है और टाइम एक्सिस इंक्लाइंड होती है, वो यूनिफॉर्म मोशन दिखाती है। वो कौन सी मोशन दिखाती है, यूनिफॉर्म मोशन दिखाती है। और ऐसा एक ही ग्राफ दिख रहा है मुझे कि ये घर से गई ऑफिस और इतने टाइम में उसने काम करा, फिर वापस वो कहाँ गई
इधर मतलब एंडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन सेम है, मतलब इसका आंसर कौन सा आ रहा है, ए फर्स्ट वाले का आ रहा है क्यू, है ना, फर्स्ट वाले का आ रहा है क्यू आ रहा है ना। अब रनर, ये एक दो ग्राफ दे रखे हैं, स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या दे रखा है, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है ना, ये वो ग्राफ है, क्या कर रहा है ये, एक बार धीरे धीरे ऊपर गया है ना, फिर नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये ऐसा है, यही वाला ग्राफ समझ लो आप, ये इधर गया और फिर वापस कहाँ आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है। पर यहाँ पे आप ऐसा समझोगे कि वो जो है उसने इनिशियल पोजीशन नहीं वापस करी है, इनिशियल पोजीशन का मतलब अलग होता है ना। अब ये देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको, ये देखो मुझे एक ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, फोर्थ की बात कर रहे हैं ना हम, फोर्थ में, तो फोर्थ में आ रहा है कौन सा, पी वाला, फोर्थ में क्या दे रखा है, ए, फर्स्ट में क्यू, तो फर्स्ट में क्यू इसमें आ रहा है और फर्स्ट में क्यू इसमें आ रहा है ना। चलो ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा कौन सा वाला, पी वाला, है ना। सेकंड में कौन सा आ रहा है, नहीं फोर्थ में आ रहा है पी, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे कम हो गई वापिस से, है ना, तो वो कांस्टेंट था कि वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, और धीरे धीरे फिर क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी कम हो रही है और देखो वेलोसिटी कहाँ से शुरू करी उसने, 0 से शुरू करी है ना, 5, 10, 20, फिर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, पर जितनी भी स्ट्रेट लाइन है वो तो सारी की सारी कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाती है। अभी मैंने बताया था यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो कैसी दिखाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी, और पैरेलल लाइन टाइम एक्सिस के वो रेस्ट दिखाती है ना। तो बची हुई कर्व लाइन वो हमें क्या दिखाएगी, कर्व लाइन हमें दिखाएगी जो है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो फोर्थ का आएगा एस, फोर्थ का ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, फोर्थ का क्या आएगा, एस, है ना। अब बचा हुआ, अब ओब्वियसली देख लो आप, स्पीड क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड इसमें भी है इसमें भी है, चलो छोड़ो। फिर दूसरा आ रहा है, एक बार स्पीड ज्यादा थी एक बार स्पीड क्या हो गई, कम, पर क्या मैं बोल दूं उसकी स्पीड क्या नेगेटिव में गई, क्या नहीं गई, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गई है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, ए रनर जोग्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर 30 मिनट, क्या करा, 30 मिनट तक क्या करा उसने, जैसे देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड उसकी ज्यादा थी, देखो जितना उसका स्लोप होता है, ये स्लोप ज्यादा है और ये स्लोप क्या है, कम है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो जैसे इस स्लोप की स्पीड ज्यादा इस स्लोप की स्पीड कम, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू 20 थी और ये कितनी है 15 है, तो कुछ टाइम इंटरवल के लिए उसकी स्पीड 20, फिर जो आ गई कितनी आ रही 20, तो यहाँ पे आप ऐसा पता चलो, देखो यहाँ का स्लोप ज्यादा है और यहाँ का स्लोप कम है, मतलब इसकी बात कर रहा हम, सेकंड में क्या आएगा, आर आएगा। और थर्ड वाले ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है हमें बचा हुआ, पी वाला ही दिख रहा है ना, तो थर्ड में क्या आएगा, पी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। देखो सिंपल सा है कि जैसे घर से गई ऑफिस में, वहां पे रुकी, है ना, ऑफिस के बाद वापिस घर, तो हमें एक चीज यहाँ पे देखनी है क्या, कि जैसे उसने कहीं भी शुरुआत करी, वापस डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ क्या, नहीं हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें तो कर्व लाइन आ रही है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा वाला, क्यू, तो फर्स्ट में ये आप लो क्यू, तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो वैसे ही क्या हो गए, क्रॉस हो गए, फिर हमें इन चीजों में से देखिए एक करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और जितनी भी स्ट्रेट लाइन है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाती है, कर्व लाइन हमें वेरिएबल वेलोसिटी दिखाती है ना, धीरे धीरे 5, 10, 15, 20 उसकी बढ़ रही है वेलोसिटी, है ना। तो ये क्या आएगा, फर्स्ट का एस आ गया, ऐसा ऑप्शन हमें डी ही मिल रहा है। और इसी के साथ आपके ये एनएसओ के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप पूछ ले गए, है ना। चलो थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। और हम वापस आ गए हैं क्लास 7th के एनएसओ लेवल 2 का डिस्कशन लेके। बहुत ही आसान पेपर है, आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा और आपको दिखेगा कि काफ़ी इजी पेपर है। जब भी आप लेवल 2 की तैयारी करने को जाएंगे तो एक बार एसिड बेस वाला चैप्टर और फिजिकल और केमिकल चेंज को प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं और आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना टफ पेपर है और कितना इजी पेपर है। चलिए, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली। इस टेबल को केयरफुली देखो। पहले तो देखते हैं, कह रहा है कि सॉल्यूशन बी फिनोप्थेलिन में कलरलेस रहेगा और ब्लू लिटमस में रेड हो जाएगा। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा? सर एसिडिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि पी हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। अब क्यू की देखो, क्यू फिनोप्थेलिन में कलरलेस रहेगा और ब्लू का ब्लू रहेगा। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि क्यू हमारा न्यूट्रल है, क्योंकि सर वो ब्लू को ब्लू ही रख रहा है और फिनोप्थेलिन में भी कलरलेस हो रहा है, तो न्यूट्रल। आर देखो फिनोप्थेलिन में पिंक कलर दे रहा है, तो क्या मैं कह दूं कि आर बेस है? अगर हमें इतना पता चल गया कि पी एसिड है, क्यू न्यूट्रल है, आर बेस है, अब तो हम इन सवालों को बहुत आसानी से देख लेंगे। देखो क्या कह रहा है, हमें ना करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, सॉल्यूशन पी गिव डार्क पिंक कलर विद चाइना रोज। चाइना रोज डार्क पिंक कलर कब देता है? जिसे मैजेंटा कलर भी कहते हैं। तो चाइना रोज डार्क पिंक कलर एसिडिक मीडियम में देता है और पी हमारा एसिड भी है, ये तो सही बात है। और आगे पढ़ो, एंड इट कुड बी लाइम वाटर। क्या लाइम वाटर एसिडिक होता है? नहीं सर, लाइम वाटर तो बेस होता है, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या बात समझ में आई? अब दूसरा ऑप्शन देखो, सॉल्यूशन क्यू गिव डार्क पिंक कलर विद चाइना रोज। फिर वही बात, डार्क पिंक कलर चाइना रोज कब देगा? एसिड में, और क्यू तो हमारा न्यूट्रल है, इसीलिए दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखो, सॉल्यूशन आर गिव ग्रीन कलर विद चाइना रोज। चाइना रोज ग्रीन कलर कब देता है? सर बेसिक मीडियम में, और आर वैसे भी बेस है, तो बात तो सही कह रहा है। आगे पढ़ो, इट कुड बी अ विंडो क्लीनर। क्या विंडो क्लीनर बेस होता है? बिल्कुल बेस होता है, क्योंकि विंडो क्लीनर हम यहाँ पे देखेंगे, विंडो क्लीनर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा विंडो क्लीनर होता है और ये तो बेस है, इसका मतलब तीसरा सही है। चौथा देखो, कह रहा है सॉल्यूशन पी रेड कर देगा टर्मरिक के साथ। टर्मरिक रेड कलर बेस में देता है और सॉल्यूशन पी तो एसिडिक है, इसका मतलब फोर्थ भी गलत। तो सही एक थर्ड था, तो आंसर सी आ जाएगा। क्या बहुत आसान सवाल था। अगर आपको कलर के बारे में पता था तो आप इस सवाल को फोड़ के रख देते। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल मैच करना है, मतलब दे क्या रखा है, इन रिएक्शन में से इसका प्रोडक्ट देखना है। पहला देखो क्या कह रहा है, मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करना है। आओ देखो, आप सबको पता है कि अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये जानते हो। तो कहाँ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? सर ये रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो P का सेकंड आएगा, देखो P का सेकंड यहाँ है और P का सेकंड यहाँ है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में। आगे पढ़ो, ब्राउन डिपॉजिट ऑन नेल केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखेंगे तो ब्राउन डिपॉजिट होगा। बिल्कुल सही बात है, कॉपर बाहर निकल जाएगा और यही कॉपर ब्राउन कलर में डिपॉजिट होगा। तो इसका मतलब Q का आ जाएगा ये कॉपर ब्राउन वाला। तो Q का 4 देखो एक ही ऑप्शन में था, आंसर तो मिल ही गया, फिर भी देख लो। तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। जब मैं लाइम वाटर, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, जब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से CO2 गैस पास करूंगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसकी वजह से मिल्की नेचर आएगा वाटर का। तो इसका मतलब R का ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट 8। तो R का देखो 8 यहाँ भी था, यहाँ भी था। एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय ओजोन। अब यहाँ क्या होता है, देखो जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ O3। ध्यान देना, O3 जैसे ही यूवी रेज को लेगा वो O2 प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है, बाद में एक दूसरा ऑक्सीजन जुड़ के ये भी O2 बन जाता है। तो देखो O2 बन रहा है ना,
तो इसका मतलब S का 6 आएगा। S का 6 देखो, एक यहाँ था एक यहाँ था। फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे सही मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर, ये रिएक्शन दिमाग में रखना, ठीक है। आओ इधर बात करते हैं। कह रहा है रीड द गिवन चार्ट केयरफुली एंड सेलेक्ट द गलत स्टेटमेंट। हमसे गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करने को बोल रहा है। आओ देखते हैं पी क्या होगा। तो सर एसिड दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड, तो तुम्हें नहीं लगता पी इनऑर्गेनिक एसिड होगा? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, पी इनऑर्गेनिक एसिड होगा। सर अगर ए एसिड है और MgO फिर क्या होगा? सर Q हमारा बेस होगा और R हमारा न्यूट्रल होगा, जिसे सॉल्ट भी कह सकते हैं। आओ आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। Q रिप्रेजेंट बेस, सही बात है, Q रिप्रेजेंट बेस। अनदर एग्जांपल इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सही बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी बेस कह सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है, हमें गलत ढूंढना है। आगे बढ़ो। P रिप्रेजेंट इनऑर्गेनिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, P इनऑर्गेनिक एसिड को कहता है। और S कुड बी एसिटिक एसिड, तो S, हाँ एग्जाम्पल एसिटिक एसिड हो सकता है, क्योंकि एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है, वो एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा देखो, P कुड बी ऑक्जेलिक एसिड, ये गलत हो गया, क्योंकि P हमें इनऑर्गेनिक एसिड ढूंढना था और ऑक्जेलिक एसिड तो स्पिनच में, टोमेटो में वहां मिलता है, वो तो ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन ये कह रहा है P ऑक्जेलिक एसिड। गलत हो गया ना, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड यहां आना था ऑर्गेनिक एसिड में, लेकिन ये P वाले को कह रहा है, इसलिए गलत हो गया। R रिप्रेजेंट सॉल्ट, बिल्कुल R सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल कुड बी पोटेशियम सल्फेट, बिल्कुल सही बात है। देखो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4, ये भी एक सॉल्ट होता है, तो इसका मतलब ये भी सही है। गलत एक C था, तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? क्या ये क्लियर है? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द फिजिकल और रिवर्सिबल चेंज। तो देखो मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल है, हाँ सर फिजिकल है। क्या मेल्टिंग ऑफ वैक्स रिवर्सिबल है? हाँ सर रिवर्सिबल भी है, अगर इसको मेल्ट कर सकते हैं तो फ्रीज भी तो कर सकते हैं। ओके। क्या स्लेकिंग ऑफ लाइफ फिजिकल है? नहीं सर, स्लेकिंग ऑफ लाइफ केमिकल है, सवाल यही गलत है। क्या प्लकिंग ऑफ ट्री लीव्स फिजिकल है? बिल्कुल सही बात है, पत्तियों का तोड़ना फिजिकल है, लेकिन क्या वो रिवर्सिबल है? नहीं सर, एक बार तोड़ दिया तो तोड़ दिया, दोबारा जोड़ थोड़ी सकते हो, तो ये भी गल नहीं आ सकता। क्या कंडेंसेशन ऑफ स्टीम फिजिकल है? हाँ सर फिजिकल है। क्या रिवर्सिबल है? हाँ सर रिवर्सिबल है, अगर मैं कंडेंसेशन करवा सकता हूं तो मैं दोबारा बॉइलिंग भी तो करवा सकता हूं। तो एक पहला सही मिला है, एक चौथा सही मिला है, तो जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड, देखो ये रहा सी ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड है, तो फर्स्ट और फोर्थ है, तो फर्स्ट और फोर्थ आंसर। अरे समझ पा रहे हो? अगला सवाल देखो, ये देखो कितना आसान सवाल है। ये कह रहा है लाइम वाटर में एक डिलीवरी ट्यूब की मदद से गैस भेज रहा है। अब जैसे ही लाइम वाटर में गैस भेजता है, मेरे दिमाग समझ जाता है, मुझे पता चल जाता है कि ये जो गैस होगी वो CO2 गैस। यस और नो? अब आओ ऑप्शन देखते हैं, हमें ना करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आओ ऑप्शन देखो, X इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और Y इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन से CO2 बनेगा, पर ऐसा तो होता नहीं है सर जी। जब NaOH HCl से रिएक्शन करेगा तो यहाँ तो NaCl प्लस में वाटर बन जाएगा, कोई गैस बनी ही नहीं, और CO2 की, तो पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि हमें वो देखना है ना जिससे CO2 गैस बने। ये कह रहा है गैस जेड इज हाइड्रोजन गैस। अरे भैया गैस जेड CO2 गैस है, हाइड्रोजन गैस नहीं है। लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये भी गलत हो गया। देखो पीछे वाली स्लाइड में रिएक्शन बताई थी, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है कार्बोनेट बनने से, देखो कैल्शियम कार्बोनेट बनने से मिल्की हुआ। ये कह रहा है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने से मिल्की हुआ, इसलिए ये भी गलत। डी कह रहा है द इवॉल्व गैस जेड फॉर्म कार्बोनिक एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मैं इस गैस जेड को, जो कि CO2 गैस है, इसको पानी में डाल दूं तो ये कार्बोनिक एसिड बना देता है, और यही तो होता है कोल्ड ड्रिंक में।
कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड ही तो बनता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट पूछा था तो 18 का डी आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ गए। अब इसको देखो, ये भी देखो कितना आसान सवाल है। विनेगर क्या होता है सर? विनेगर एसिडिक होता है क्योंकि उसमें एसिटिक एसिड मिलता है। तो विनेगर में टर्मरिक क्या कलर देगा सर? येलो का येलो रहेगा, कोई कलर नहीं चेंज होगा। तो क्या मैं कह दूं नो चेंज? नो चेंज मतलब आंसर ए और सी में से कोई। आगे देखो, सोप सॉल्यूशन। सर सोप सॉल्यूशन बेस होता है, तो बेस में चाइना रोज कैसा हो जाता है सर? बेस में चाइना रोज ग्रीन हो जाता है। देखो एक ग्रीन यहाँ है, एक ग्रीन यहाँ। अरे यस और नो? चलो आगे देखो, सोडा वाटर। क्या सोडा वाटर एसिड है या बेस? सर सोडा वाटर एसिड है। एसिड में चाइना रोज क्या होता है सर? एसिड में चाइना रोज डार्क पिंक कलर देता है, जिसको मैजेंटा भी कहा जाता है। तो देखो मैजेंटा यहाँ है, मैजेंटा यहाँ है। सही जा रहे? ओ सॉरी, बी में ही टिक कर दिया क्या? ये देखो मैजेंटा एक ही है थर्ड में। आगे देखो, उसके बाद 4 पूछ रहा है कि जो चाइना रोज को ग्रीन कर दे वो कौन है? सर चाइना रोज को ग्रीन कर दे वो बेस है। तो चारों ऑप्शन में से बेस कहाँ कहाँ है सर? बेस एक यहाँ है, बेस एक यहाँ है। बताओ चारों टिक कहाँ पड़े सर? चारों टिक ऑप्शन नंबर सी में पड़ रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात समझ में आया सभी को? आओ इधर देखते हैं। चलो ये कह रहा है 10 ml नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मतलब एसिड की बात कर रहा है। तो एसिड के अंदर क्या होगा सर? एसिड के अंदर चाइना रोज मैजेंटा कलर देगा, पी का थर्ड। पी का थर्ड यहाँ है, पी का थर्ड यहाँ, यही होगा ना? अब देखो 10 ml तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है मतलब बेस है, लेकिन 5 ml लेमन जूस है मतलब एसिड है। तो ज्यादा कौन है? बेस है ना। तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। और बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन पिंक कलर देता है, क्यू का फर्स्ट। क्यू का फर्स्ट यहाँ है, क्यू का फर्स्ट, ठीक है। अब तीसरा देखो, 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब 10 ml बेस और 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब 10 ml एसिड। तो 10 ml बेस 10 ml एसिड दोनों मिलेंगे तो क्या न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा? और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता। तो आर का सेकंड एक ही ऑप्शन में था। तो देखो यहां से साफ साफ पता चल गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात समझ आई? आगे देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है द एश प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब ब्लू को रेड करने के लिए तो एसिडिक सॉल्यूशन बनना चाहिए। आओ देखते हैं क्या एसिडिक सॉल्यूशन बना। आओ देखते हैं, कहाँ देखें? आओ इधर ही देखते हैं। अगर मैं मैग्नीशियम रिबन को जला रहा हूं तो क्या राख बनेगी? और जो राख बनती है वो मैग्नीशियम के ऑक्साइड की बनेगी। अब वो कह रहा है इस राख को मैं पानी में डालूंगा तो क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा? लेकिन सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है और बेस में तो ब्लू कलर आता है, रेड कलर कैसे आ सकता है? इसका मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है। समझ आ रही है बात? स्टेटमेंट 2 देखो, ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज ग्रीन ऑन रिएक्शन विद अ पीस ऑफ आयरन। बिल्कुल सही है। देखो अभी पिछली स्लाइड पे देखो, ये जो था इसका कलर था ब्लू, लेकिन जैसे ही आयरन से रिएक्ट किया इसका कलर हो गया था ग्रीन। तो ब्लू से तो ग्रीन हो रहा है ना। तो क्या ये सही है? हाँ सर, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 इज गलत, स्टेटमेंट 2 इज सही। ऐसा ऑप्शन क्या है? देखो ये रहा डी ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज गलत और स्टेटमेंट 2 इज सही। क्या समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है अल्कली ऑफ बेस में। तो सर हमारे मास्टर ने एक बात बताई थी कि ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। मतलब सर सारे के सारे अल्कली बेस हैं
लेकिन सारे के सारे बेस अल्कली हो ये जरूरी नहीं है। तो देखो ना, बेस ज्यादा है ना एज कंपेयर टू अल्कली, तो बेस को बड़े सर्कल में रखना है। सर यहाँ तो अल्कली को बड़े सर्कल में रख दिया, ये गलत हो गया। सर यहाँ तो दोनों बराबर बता रहा है, ये गलत हो गया। सर यहाँ भी दोनों बराबर बता रहा है। ये एक ही ऑप्शन है जिसमें बेस को बड़े गोले में रखा, क्योंकि बेस ज्यादा है और उन्हीं बेस में से कुछ बेस को अल्कली करते हैं, तो अल्कली को छोटे गोले में। तो ऑप्शन नंबर बी। क्या क्लियर है? आओ ये देखो, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और हमें क्या बताना है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। आओ देखते हैं। रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। गलत है, क्योंकि सर न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन, लेकिन यहाँ तो सोडियम क्लोराइड भी सॉल्ट होता है और सिल्वर नाइट्रेट भी सॉल्ट होता है। अब सॉल्ट और सॉल्ट के बीच के रिएक्शन को कैसे न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे? इसका मतलब पहला गलत। दूसरा देखो, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ क्रोमियम ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। कह रहा है लोहे के ऊपर क्रोमियम चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन होता है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि आयरन के ऊपर जिंक चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन होता है। तो क्या दूसरा भी गलत है? हाँ सर, दूसरा भी गलत। तीसरा देखो, when baking soda is mixed with lemon juice bubbles CO2 gas are formed। बिल्कुल सही बात है। बेकिंग सोडा होता है बेस, क्या होता है? बेस, और उसकी रिएक्शन करवा दी लेमन जूस के साथ, तो हमेशा CO2 गैस में, सर कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट, वो CO2 गैस देते ही देते हैं। तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा देखो, हम हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन विनेगर इज एडेड टू बेकिंग सोडा। नहीं सर, बेकिंग सोडा से रिएक्शन करके CO2 गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं। तो 3 गलत, 1 सही। आओ देखते, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? ट्रू तो हमारा एक तीसरा वाला ही था ना, और गलत पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अरे बात समझ पा रहे हो? ऑप्शन नंबर डी आएगा। हाँ सर समझ गया। आगे देखो, इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं? तो बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले सकते हैं, तो सेकंड और थर्ड में से कोई भी ले सकते हैं, पर पी का सेकंड कहीं नहीं है, थर्ड 2 जगह है, मतलब ऑप्शन थर्ड ही आएगा। एसिडिटी ऑफ सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्विक लाइम यूज किया जाता है, तो क्यू का फर्स्ट होगा, यहां भी है, यहां भी है। ओके, अब क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ वास्प। अब वास्प जब भी काटेगा अल्कली डालता है, हमारे इंजेक्ट करता है, मतलब बेस इंजेक्ट करता है, और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड लेते हैं। तो इसका आ गया R का 4, R का 4 यहां भी है, ठीक है ना। अब और आ गया ट्रीटमेंट ऑफ एंट बाय, चीटिंग काट ले तो हम वहां पे बेकिंग सोडा लगाते हैं, तो S का सेकंड यहाँ है, यहाँ है। तो देखो चारों टिक कहाँ है? ए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ गए। चलो ये देखो आखिरी सवाल अचीवर सेक्शन का सवाल है, आओ देखते हैं। ये वेन डायग्राम है, हमें करेक्ट एग्जाम्पल देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी की। पी कैसा है? सर पी ऐसा है जो फिजिकल भी है और इरिवर्सिबल भी है। आओ देखते हैं, क्या टीयरिंग ऑफ पेपर फिजिकल है? हाँ सर। क्या इरिवर्सिबल? हाँ सर, पेज फाड़ दिया तो अपने आप थोड़ी जुड़ेगा। कटिंग ऑफ ट्री भी फिजिकल और इरिवर्सिबल? सर इसमें तो चारों ही ऐसे हैं जो फिजिकल भी है और इरिवर्सिबल भी है। आओ फिर क्यू देखते हैं। क्यू ऐसा है जो फिजिकल भी है, केमिकल भी है और इरिवर्सिबल भी, तीनों है। तो मेल्टिंग वाला केमिकल नहीं होगा, तो पहला गलत। लेकिन बर्निंग ऑफ एलपीजी और बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल भी है, केमिकल भी है, और क्या है? इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि कैंडल जलाते हैं तो सबसे पहले मेल्ट होती है, मेल्ट होके वेपराइज होती है, फिर बर्न करती है, तो इसलिए वो फिजिकल भी, केमिकल भी, इरिवर्सिबल। आर देखो, आर फिजिकल हो और रिवर्सिबल हो। सर कटिंग ऑफ पेपर या मेकिंग ऑफ मिल्क शेक, ये रिवर्सिबल तो नहीं है ना? हाँ सर, फोल्डिंग ऑफ पेपर फिजिकल भी है और रिवर्सिबल भी है, ठीक है ना। एस देखो, एस ऐसा है जो केमिकल है और इरिवर्सिबल है। सर ये तो आ नहीं सकता क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल होता है। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल इरिवर्सिबल, रस्टिंग ऑफ केमिकल इरिवर्सिबल, ग्रोथ ऑफ प्लांट केमिकल, ये तीनों ही सर केमिकल भी है
और इरिवर्सिबल भी हैं। तो चारों टिक किस में लगे सर? चारों टिक ऑप्शन बी में लगे। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कुछ और है? कुछ नहीं है। तो तुमने देखा कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछते रहिए, आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटीग्रिटी कैरियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। आज हम लोग क्लास 7th के लिए SOF जो आपका एग्जाम 9th फेब को होने वाला है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे 2023 और 24 में, वो क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लास 7th NSO के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी लेवल 2 के, जो लोग लेवल 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, लेवल 2 अपीयर करने जा रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सीधे क्वेश्चन से। एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेंशन किया गया है द एक्सपेरिमेंट सेटअप एंड लेफ्ट बाय द विंडो ऑन द सनी डेज फॉर द 2 आवर। कहने का मतलब है कि खिड़की खुली रखी गई, ये सेटअप किया गया और 2 घंटे के लिए छोड़ दिया गया। गैस X कलेक्टेड इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। गैस X, अब गैस X कौन सी हो सकती है? पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें, कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन होगी ना। इसके अलावा तो कोई और गैस फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती नहीं है। और ये क्या है? प्लांट है, हाइड्रोला का प्लांट है, फनल के अंदर इसको रखा गया है। तो जो फोटोसिंथेसिस होगी सनलाइट या सनी डेज में, तो ऑक्सीजन लिबरेट होगा। और ऑक्सीजन किसमें? इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टोरेज हो जाएगी। तो यहां पे मेंशन किया गया है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन एक्सपेरिमेंट। पहले मेंशन किया गया है गैस X इज प्रोड्यूस व्हाइट प्रेसिपिटेट विद द लाइम वाटर। लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती है, तो ये आपका नहीं देखने को मिलेगा। गैस X इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के समय गैस X को यूज की जाती है ऑर्गेनिज्म के द्वारा ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ही यूज की जाती है। ये अच्छे से आपको पता होगा। ऑप्शन और देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपोजिशन में यहां पे देखने को मिलती हैं। द सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर। सोडियम बाइकार्बोनेट की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज करते हैं KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेजरली यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इससे आसान क्वेश्चन आपको शायद ही मिले, और SOF के पेपर अगर आप अटेंड करने जा रहे हैं स्पेशली लेवल 2 के, तो एक चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन पैटर्न आप अटेम्प्ट करने वाले हैं वो बायो का सेगमेंट अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चंस नंबर काउंट भी आपको यहां पे ज्यादा मिलेंगे और आसान भी होते हैं बाकी के कंपैरिजन में, तो आपको बाकी के पेपर अटेम्प्ट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। यहां पे देखना मेंशन किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैच द ऑर्गन विद इट्स फंक्शन। करेक्टली मैच है किसके काम के अकॉर्डिंग? जैसे पहले मेंशन किया गया है माउथ। अब मुंह में क्या होता है? खाना ठूसा जाता है। ठूसने से अलावा एक और काम यहां पे देखने को मिलता है कि मुंह में डाइजेशन भी देखने को मिलता है। बक्कल कैविटी में क्या देखने को मिल जाता है? डाइजेशन। लीवर की बात करें तो लीवर में हमेशा क्या देखने को मिलेगा? एल्सिफिकेशन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, कि डाइजेशन हो रहा है माउथ में। लिवर में इमल्सिफिकेशन होता है, बाइल जूस रिलीज होते हैं। बाइल जूस फैट को इमल्सिफाई करते हैं ताकि फैट डाइजेस्ट हो जाए। तो फैट के डाइजेशन में यहां पे हेल्प देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 27 नंबर मेंशन किया गया है ए स्टूडेंट टुक द गिवन सेटअप एंड केप्ट इन द डार्क प्लेस। कहां रखा है? अंधेरे कमरे में। अब अंधेरे कमरे में पहले रखा 2 से 3 दिन, और फिर इन्वेस्टिगेट किया गया फैक्टर फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करना था। इसको सिर्फ पहचानना था कि फोटोसिंथेसिस की स्टडी करनी थी। इन्होंने क्या किया? सनलाइट में फिर उसको निकाल के 2-3 दिन बाद 4-5 घंटे के लिए बाहर रख दिया। पर सेटअप देखना, यहां पे क्या मेंशन किया गया है? KOH।
KOH यहाँ पे मेंशन किया गया है इस जार में, और जार में जब KOH होगा तो यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि इस सेगमेंट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो लीफ का जो आउटर सरफेस होगा उसमें क्या नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस अगर उसमें परफॉर्म नहीं हो रही है तो बाकी के हिस्से में हुई होगी। अब आगे इन्होंने क्या किया है, जो लीफ एक्स है इसमें आयोडीन सॉल्यूशन, अब क्या करते हैं आयोडीन में, आयोडीन को जो मिक्स किया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट पर्पल कलर शोन करता है। तो यहां पे ब्लू ब्लैक कलर या पर्पल कलर देखने को मिल जाता है। जैसे ये लीफ देखना, इतने हिस्से में फोटोसिंथेसिस हुई होगी, इतना हिस्सा खाली पड़ा रहेगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपली बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27, हम सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके, जो पिछले साल 2023-24 में पूछे जा चुके हैं आपसे। ये क्वेश्चन नंबर 28 देखना, स्क्रीन पे क्लियर विजिबल हो रहा होगा। Which of the given graph correctly shown the effect of light intensity and carbon dioxide concentration on photosynthesis? मतलब दो चीजें एक साथ मेंशन की गई हैं कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो क्या इफेक्ट होगा। लाइट इंटेंसिटी को डॉटेड ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि कंसंट्रेशन कार्बन का शेडेड ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है। केस क्या होता है, चाहे लाइट की इंटेंसिटी हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों के कंपैरिजन में देखने को मिलता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो भी फोटोसिंथेसिस की स्पीड बढ़ेगी। लेकिन यहां पे एक ध्यान रखना कि एक लिमिट तक ही, लिमिट जैसे ही खत्म होगी वो डिक्रीज करना शुरू होगी, तो ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा दोनों के केस में। और ऐसा कोई ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, हाँ सी दिख रहा है, कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। Read the given paragraph where the few words are italicized and select the incorrect option regarding them. इटैलिक लैंग्वेज में कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं और फिर हमें बताना है कि कौन से यहां पे गलत लिखे हुए हैं। इनकरेक्ट ऑप्शंस, इसमें से सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, जो सही है वो नहीं, जो गलत वाला है वही बताना है। द ब्रांची पार्ट ऑफ द लीफ एबव द स्टेम इज नोन एज कैनोपी। उन्होंने क्या बोला है, स्टेम के ऊपर जो ब्रांची पार्ट होता है उसको क्या बोला गया है इन्होंने, कैनोपी। कैनोपी की जगह पे ब्रांचिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, क्राउन। ब्रांचेज ऑफ टाल ट्री एज हाई एज 100 feet फ्रॉम द ग्रीन रूफ ओवर अदर लेयर ऑफ द फॉरेस्ट विच इज कॉल्ड क्राउन। अब यहां पे मेंशन किया गया है क्राउन, तो क्या हो जाएंगे, इसकी जगह पे कैनोपी आपको देखने को मिलेगी। जो कैनोपी फॉर्मेशन होते हैं वो बहुत हाइट पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद मेंशन किया गया है कि अंडर स्टोरी इज हॉट एंड ड्राई लेयर, हॉट और ड्राई लेयर अंडर स्टोरी की फॉरेस्ट फ्लोर, यहां पे देखना ये इटैलिक पैटर्न पे लिखा है, फॉरेस्ट फ्लोर इज द होम टू एनिमल लाइक टाकून, मकाऊ, बैट, ETC। फॉरेस्ट की जो छत है उस पे ये बर्ड्स पाए जाते हैं, टाकून, मकाऊ और बैट्स की प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। अब यहां पे मेंशन क्या करना है कि कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन देखना, कैनोपी एंड क्राउन मस्ट बी इंटरचेंज। कैनोपी और क्राउन इंटरचेंज, हाँ तो सही है। ड्राई मस्ट बी प्लेस्ड विद द डैम्प, मतलब यहां पे क्या है, ये जो कंपोजिशन दिखा था हॉट एंड ड्राई, ड्राई ना होकर के यहां पे क्या होना चाहिए था, डैम्प होना चाहिए था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंडर स्टोरी की यानी कि नीचे के एरियाज की, तो वहां पे ऊपर प्लांटिंग होगी तो नीचे डैम्स के फॉर्मेशन हो जाएंगे। ये भी बिल्कुल सही मेंशन किया गया है। फिर मेंशन किया गया है कि फॉरेस्ट फ्लोर मस्ट नॉट बी चेंज एज इट करेक्टली मेंशन। यहां पे मेंशन किया गया है फॉरेस्ट फ्लोर, जंगल की छत, इसको हमें मेंशन करना है, नहीं चेंज करना है इन्होंने कहा है, जबकि ये टर्म क्या है, गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट वाला,
ये हमारे पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेंशन किया गया है अमंग द फर्स्ट टू फोर्थ विल हैपेंस इफ द फॉरेस्ट डिसअपीयर। मतलब 1 से 4 के बीच में अगर फॉरेस्ट को डिसअपीयर कर दिया जाए तो क्या होगा। मेंशन किया गया है कि रेनफॉल विल इंक्रीज एंड द टेम्परेचर विल डिक्रीज। रेनफॉल क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या जंगल काटने से रेनफॉल बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। सॉइल इरोजन डिक्रीज हो जाएगा, नहीं, जंगल काटेंगे तो सॉइल इरोजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर मेंशन किया गया है सिल्टिंग ऑफ रिवर फ्लोर विल अकर विच इन द टर्न्स विल लीड। यहां पे मेंशन किया गया है, इसमें लीडिंग देखने को मिलेगी आपको। सिल्टिंग ऑफ द रिवर फ्लोर विल अकर्स विच इज टर्न्स विल लीड टू द इंक्रीज ऑफ फ्लड। बाढ़ आएगी पेड़ों के कटने की वजह से, जंगल हटने की वजह से। बिल्कुल सही मेंशन किया गया है। वाइल्ड लाइफ मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव। जंगली जीव, अब जंगल ही नहीं होंगे तो जंगली जीव होंगे कहां से, भी बिल्कुल सही मेंशन किया गया है। तो आइए देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ ओनली, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला। फिर आगे देखना, यहां पे मेंशन किया गया है विच अमंग द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टर्शियरी ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर के टर्सरी ट्रीटमेंट पैटर्न की बात की गई है। तो सिंपली हम बात करते हैं, वेस्ट वाटर मेड किया जाता है, पास किया जाता है मैन मेड तालाबों में। ये टर्सरी स्टेप ही होता है कि जब हम पहले स्टेप पे घरों से गटर्स में वाटर जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट प्लांट से होके उनको डायरेक्टली कहां पे, पॉन्ड्स में, जो कंटामिनेटिंग रीड्स देखने को मिलती हैं और सर्टेन ऑर्गेनिज्म क्लीन आउट करते हैं, डिजोल्व केमिकल्स। भी आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली टर्सरी ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर के बारे में पूछा गया है, कोई भी माथापच्ची नहीं करनी है, सीधे आपके नोटबुक में ये लाइन मेंशन की गई है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 मेंशन किया गया है रिफर टू द गिवन फूड वेब इफ एस इज डिकम्पोजर। एस को क्या मान लिया गया है, डिकम्पोजर। ये है व्हीट प्लांट, पी खा रहा है व्हीट को और आर खा रहा है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, आर सेकेंडरी कंज्यूमर। ऐसे ही व्हीट को प्राइमरी कंज्यूमर पी है और क्यू भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, और उस केस में आर क्या हो जाएगा, टर्सरी कंज्यूमर। देखना यहां पे ऑप्शन क्या पूछा गया है, देन विच अमंग द इज सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन कौन से हैं आपके पास, क्यू है और आर है। तो क्यू और आर दो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। ऑप्शन देखो जरा, मेंशन किया गया है बोथ बी एंड सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही आसान है, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत छोटा क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चंस देखना है और फिर टिक लगाते हुए आगे बढ़ना है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। कैसी है, फिजिकली, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली किसका, मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन इज, इंटरनल जो रेस्पिरेशन होता है ये होता है बायोकेमिकल। लिविंग बींग्स में है इसलिए डायरेक्ट केमिकल नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 34, द गिवन बार shows the proportion of the gases present in the atmosphere। एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं उनको यहां पे मेंशन कर दिया गया है। मैक्सिमम कंपोनेंट किसका है, नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद मेंशन किया गया है मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। अब यहां पे मेंशन किया गया है इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन इफ सम पीपल गॉट ट्रैप्ड इन अ सील्ड स्मॉल रूम। कहने का मतलब है एक बड़े अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया है कुछ लोगों को। आफ्टर फ्यू डेज हाउ वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ द गैस इन द रूम मोस्ट लाइकली चेंज। इनके प्रोपोर्शंस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले देखना, जब हम किसी बंद कमरे में होंगे तो बंद कमरे में क्या देखने को मिलेगा, कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, पर अभी लोग हम रेस्पिरेशन करेंगे। बंद कमरे से धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होती रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहेगी। पर एक चीज ध्यान रखना, नाइट्रोजन के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पे देखो नाइट्रोजन के कंपोजिशन में चेंजेस दिख रहे हैं, ये तो बिल्कुल सेम ग्राफ है, कोई चेंजेस नहीं आए। नाइट्रोजन का कंपोजिशन चेंज हुआ ये भी नहीं देखने को मिलेगा हमें।
यहां पे भी नाइट्रोजन चेंज हो गया, ये भी नहीं दिखेगा। अब यहां पे देखो नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं है, पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। सिर्फ सिंपल सा लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान से हैं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहां पे मेंशन किया गया है गिवन फिगर में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पी, क्यू, आर एंड एस। लिविंग ऑर्गेनिज्म है पी, क्यू, आर और साथ में डॉल्फिन। रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की बात की गई है, स्पायरिकल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है स्किन्स के थ्रू और एस्टोमेटा के थ्रू। और डॉल्फिन्स की अगर हम बात करें तो डॉल्फिन्स के पास प्रेजेंस देखने को मिलती है, उनके नॉस्ट्रल्स और लंग्स पाए जाते हैं, तो उनसे ये प्रॉपरली रिस्पायरेशन करते हैं। अब यहां पे देखना, स्किन की बात कर रहे हैं, स्किन के लिए क्या देखने को मिलेगा, एम्फीबिया, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस देखने को मिलेंगे। स्पायरिकल्स की अगर हम बात करें तो स्पायरिकल्स की जो प्रेजेंस देखने को मिलेगी, इसमें बहुत सारे बक्कोफेरेंजियल कैविटी के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। यहां पे मेंशन किया गया है ऑर्गेनिज्म पी कैन आल्सो रिस्पायरेशन थ्रू बक्कोफेरेंजियल कैविटी। इनके पास स्पेशलाइज स्पायरिकल्स हैं, तो ये परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। अगला मेंशन किया गया है ऑर्गेनिज्म क्यू कुड बी द फ्रॉग और एन अर्थवर्म। क्यू अर्थवर्म या फ्रॉग हो सकता है, स्किन से रिस्पायरेशन करता है, हाँ बिल्कुल सही है, यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे मेंशन किया गया है आर कुड बी हाइड्रिला एंड पेलिस्नेरिया। एस्टोमेटा के थ्रू आर के बारे में मेंशन किया गया है कि ये आपके क्या हैं, करेक्ट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हाइड्रिला यहाँ पे वेरिएशन शोन करते हैं, तो ये भी आपके पास इनकरेक्ट पैटर्न हो जाएंगे। फिर मेंशन किया गया है रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर एस इज आल्सो फाउंड इन द रोहू एंड वेल। रोहू फिश में आती है, वेल मैमेलियंस में है, दोनों में डिफरेंसेस दिख जाएंगे, और जब डिफरेंसेस हो गए तो ये इनकरेक्ट पैटर्न पे आ जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, सिंपली स्टेट कर रहा है रिफर टू द गिवन वेन डायग्राम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। यहां पे एक्स मेंशन किया गया, एक्स स्ट्रक्चर पजेस कंप्लीमेंट्री सेल्स, कंप्लीमेंट्री सेल्स में ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ये फिर वाई के बारे में पूछा गया है, हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हेल्प इन द रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। वाई क्या हो जाते हैं, चलिए बारे में क्या है। एक्स की बात करें तो ये स्ट्रक्चर्स भी कुछ लिटिल अमाउंट में रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन भी होता है, और ये कंप्लीमेंट्री सेल्स में पाए जाते हैं। एक्स को हम क्या बोलते हैं, लेंटी सेल, क्या हो जाएंगी ये, लेंटी सेल्स होती हैं। इसके अलावा क्यूटिकल्स से भी रिस्पायरेशन देखने को मिलता है, पर कंप्लीमेंट्री सेल्स में काउंट उनको नहीं किया जाता है। तो यहां पे अब ऑप्शन देखिए, एक्स कुड बी द लेंटिसेल वेयर वाई कुड बी द एस्टोमेटा। डायरेक्ट आपका पहला ही आंसर मेंशन हो गया है कि एस्टोमेटा है और लेंटिसेल्स हैं, इसके आगे और कुछ करने की, यह आंसर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन है 37, रीड द गिवन पैसेज विद द मिस्टेक एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट इट। अब यहां पे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा है सेंटेंस जो सही हो सकता है, यह हमसे पूछा गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं, द डायफ्राम मसल्स रिलैक्स, रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने का मतलब फ्लैटेंड, फ्लैटेंड हो जाएंगी, एंड द डायफ्राम बिकम्स डोम शेप, मसल्स रिलैक्स होंगी और डोम शेप फॉर्मेशन होगा एट टाइम, उस समय। रिब्स मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ निकलेंगी सेम टाइम्स। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सपायरेशन की, बाहर रिब्स क्या होती हैं, बाहर आती हैं, नहीं, किधर जाती हैं, डाउनवर्ड और बैक साइड। तो यहां पे डायफ्राम, ये वाली जो लाइन है अपवर्ड और आउटवर्ड, ये गलत हो जाएगा। डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा रिब्स का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक्सहेलेशन के। तो यहां पे देख लेते हैं, अब ऑप्शन गलत यहीं पे मिल चुका है, पूरा पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं हम एक बार। द डिक्रीज द वॉल्यूम, दिस डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, हाँ वॉल्यूम घट जाता है। द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीज, लंग्स डिक्रीज हो जाता है एज एयर प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीज, एयर मूव्स आउट द लंग्स
थ्रू एयर पैसेज। ये बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही केस था जो गलत दिखा है। ऑप्शन देखते हैं, डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। डायफ्राम फ्लैट होता है कब? जब एरिया बढ़ाना होता है, इंस्पायरेशन में देखने को मिलता है, एक्सपायरेशन में नहीं। यहां पे देखना बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। एट द सेम टाइम रिब्स मूव्स डाउनवर्ड एंड वर्ड। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, नहीं, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। एज द एयर प्रेजेंस या एयर प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीजेज, अगर एयर प्रेशर घट जाएगा तो बाहर से गैस अंदर जाएगी, अंदर से बाहर जाएगी। तो सारे पॉइंट्स आपके क्या हैं? इनकरेक्ट मेंशन किए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मेंशन किया गया है, रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सेल्स ऑफ फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन किससे होता है? फ्लोएम से होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर मेंशन किया गया है, फ्लोएम हैज एलोंगेटेड सेल कॉल्ड वेसल्स। इनके पास वेसल्स मेंशन कर दिया गया है, टू विच द फूड इज ट्रांसपोर्टेड। फूड किससे? स्टीव ट्यूब से ट्रांसपोर्ट होता है। और जब यहां पे आ गया ये हिस्सा स्टेटमेंट 2 गलत, स्टेटमेंट फर्स्ट सही, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आपके पास यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, मेंशन किया गया है, डायग्राम शोज द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ द ट्यूब्स फाउंड इन प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी फाउंड इन लीव्स, स्टेम एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट। ट्यूब ए ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस P नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द रोड। क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर कौन? जाइलम। ठीक, फिर ट्यूब बी पे आते हैं। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस Q विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Q क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या फिर हम स्टार्च के फॉर्म में यहां पे इसके कंपोजिशन देखते हैं तो ये आपके पास स्टार्च हो जाएगा। ट्यूब भी क्या हो जाएगी आपकी? फ्लोएम। तो ये आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा? फ्लोएम। अब देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन इस पेज पे नहीं है, ऑप्शन दूसरे पेज पे इंक्लूडेड है। यहां पे देखिएगा ऑप्शन ट्यूब ए। ट्यूब ए का नाम हमने क्या लिया था? जाइलम। ट्यूब बी क्या थी? फ्लोएम। अब सब्सटेंस P वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा था और सब्सटेंस Q फूड, तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो गिवन डायग्राम शोज हाउ गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड इन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द मैन। हमारे बारे में ही मेंशन किया गया है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। लंग से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही है W। ये जो W होगी, ये ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि लंग्स में ब्लड प्योरीफाई होके तब हार्ट में भेजा जाता है। अब हार्ट से रेस्ट ऑफ बॉडी की तरफ लेके जा रही है एक्स कैसा ब्लड लेके जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी। ऐसे ही रेस्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट की तरफ कौन सा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ना, ऑक्सीजनेटेड। और ऐसे ही हार्ट से लंग्स की तरफ भी जाता है डीऑक्सीजनेटेड। और अब यहां पे हम बात कर लेते हैं इनके सेंटेंस की। फॉलोइंग स्टेटमेंट मेंशन किया गया है, कौन से करेक्ट हैं? पहले मेंशन किया गया है W कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हां अभी हमने जिक्र किया, सही है। X एंड Y कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि X ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, W कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हाइल Z कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देख लो जरा, Z ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है, W भी ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है, तो अब एक ही तो सही निकला। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास फर्स्ट, ओनली एक ही आपको सही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, जोस रीड अ बुक फॉर 5 मिनट। 5 मिनट क्या किया? बुक रीड कर रहा था। बिफोर ही वेंट फॉर अ जॉगिंग फॉर 20 मिनट्स। पहले 5 मिनट रेस्ट कर रहा था, फिर 20 मिनट जॉगिंग के लिए गया और उसके बाद रुक के उसने 10 मिनट रेस्ट किया। अब जब 10 मिनट उसने रेस्ट किया तो यहां पे मेंशन किया गया है विच ग्राफ रिप्रेजेंट द चेंज इन हिज हार्ट रेट ड्यूरिंग द अबव एक्टिविटीज। पहले क्या कर रहा था? बुक रीड कर रहा था, तो हार्ट बीट बिल्कुल रिलैक्स होगी। बुक रीडिंग करते समय कोई थ्रिल स्टोरीज देख रहे हो तो अलग बात है, थोड़ी हार्ट बीट बढ़ जाए, लेकिन नॉर्मली जो पर्सन होगा वो रिलैक्स मोड पे होगा।
कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगा। जैसे हार्ट बीट गया किसके लिए, जॉगिंग के लिए, तो ये पहले 5 मिनट और जॉगिंग के लिए जाएगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी 20 मिनट। उसके बाद क्या होगा, फिर हार्ट बीट क्या हो जाएगी, नॉर्मल। नेक्स्ट 10 मिनट की कहानी क्या होगी, ये होगी, देख लो जरा, ऐसा कोई ग्राफ यहां पे दिख रहा है। टाइम नीचे दिया गया है, हार्ट बीट रेट ये मेंशन किया गया है, बी बिल्कुल करेक्टली मैच हो रहा है, आपका बी करेक्ट आंसर होने वाला है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे मेंशन किया गया है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द एनिमल्स इन द गिवन बॉक्स ऑफ द बेसिस किसके है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के, और सेलेक्ट करना है ऑप्शन जो सेटिस्फाई कर सके सेम रिलेशनशिप। जैसे कॉकरोच और मंकी, अब दोनों के टर्म्स में अगर देखें तो इनमें यूरिया और इनमें यूरिक एसिड क्या हो गए, अलग अलग हैं। देखो जरा ऑप्शन देखते हैं, लिजर्ड, लिजर्ड यूरिक एसिड, शार्क, शार्क क्या है, शार्क हो के फिशेज हैं, फिशेज होंगी तो अमोनिया होगा, अमोनिया है, कॉन्डिक्थीज के मेंबर हैं ये, अमोनिया हो जाएंगी। लीच और क्रोकोडाइल की बात करें तो ये मोलस्कंस और ये क्रोकोडाइल्स आपको रेप्टाइला में देखने को मिलेंगे, इनके लगभग आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सेम देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं पिजन और स्नेक की, ये भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं। यहाँ पे पिजन और स्नेक्स की बात करें तो कबूतर भी यूरिक एसिड यानी कि बर्ड्स हैं, स्नेक्स में भी यूरिक एसिड। फ्रॉग और टोड एक ही स्पीसीज हैं, तो दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड देखने को मिलेगा। तो आपके पास आंसर सिर्फ एक ही आएगा, जिसमें डिफरेंस प्रोडक्ट हैं आपके रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफर कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस थे तो इनमें भी डिफरेंस रहेंगे, और जब डिफरेंट रहेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, यहां पे इस पेज पे 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 मेंशन किया गया है, मनीता कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंट वेयर इन शी टुक अ फ्लावर प्लांट एंड कवर्ड ऑल इट्स फ्लावर विद द प्लास्टिक बैग फॉर द 2 वीक्स। फ्लावर लिए और प्लास्टिक बैग में 2 दिन तक पैक करके रखा। इसने देखा कि 2 वीक्स की ड्यूरेशन में फ्रूट स्टार्टेड टू द डेवलप फ्रॉम द फ्लावर ऑन द प्लांट। क्या हुआ, फ्लावरिंग प्लांट को लिया था और उसने कवर्ड कर दिया था हर एक फ्लावर को प्लास्टिक बैग में, प्लास्टिक के बैग से बांध दिया है, तो क्या होगा, अब पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, पर अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो पॉसिबिलिटीज होंगी ना। अब फ्रूटिंग यहां पे आ गई, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट, फ्रूट डेवलप होने के रीजन कौन से नहीं हो सकते हैं, हमें ये बताने हैं। द फ्लावर वी आर ऑलरेडी पॉलिनेटेड बिफोर मैनिया इनक्लोज्ड, हाँ पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती हैं। द फ्लावर आर फ्लावर आर बाइसेक्सुअल, हाँ अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे तो पॉसिबिलिटीज है इनकी। द एंथर एंड स्टिग्मास ऑफ द फ्लावर मैच्योर एट अबाउट द सेम टाइम, हाँ ये भी पॉसिबिलिटीज हैं फ्रूट बनाने की, तो ऑप्शन एक ही बचा है। फ्लावर कंटेन ओनली मेल रिप्रोडक्टिव, अगर ओनली मेल रिप्रोडक्टिव होगा तो आंसर यानी कि फ्रूटिंग नहीं देखने को मिलेगी, और ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है, गलत वाला ही हमसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखना, गिवन फिगर ऑफ द फ्लावर, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब पी की बात करें तो पी क्या है, स्टेमन, स्टेमन में भी कौन सा, एंथर, स्टेमन को मेंशन किया गया है। क्यू की बात करें तो ये ओवरी है, सॉरी ओवरी की बजाय ये है स्टिग्मा, और स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी पूरा सेगमेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का देखने को मिलता है। आर आपके पास क्या दिखेंगे, पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स आपको दिख जाएंगे, ये हो जाएंगे सेपल्स। अब यहां पे मेंशन किया गया है विच पार्ट अट्रैक्ट्स बी, कौन सा पार्ट अट्रैक्ट करता है बी को, आर, पेटल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पे पहले सेंटेंस में क्या हो जाएगा आंसर, आर। विच पार्ट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कौन, स्टेमन के पास होती हैं, पी प्रोडक्ट, पी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो जरा ऑप्शन में कौन सा मेंशन किया गया है, फर्स्ट और सेकंड में, एंड कंडीशन आर और पी, बी आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन मेंशन किया गया है 45, रिफर टू द गिवन टेबल एंड आइडेंटिफाई द प्लांट पी, क्यू एंड आर। यहां पे प्लांट मेंशन किए गए हैं और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लांट है पी, क्यू, आर, प्रोड्यूस सीड,
पी सीड प्रोड्यूस कर रहा है, आर प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यू नहीं कर रहा है। फ्लावर इज कंप्लीट, कंप्लीट फ्लावर है पी के, जबकि क्यू और आर के नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन अकर हो रहा है किसमें? सिर्फ पी में, इसमें नहीं अकर हो रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि ये हैं क्या? कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो पी प्लांट यहां पे प्रोड्यूस कर सकता है सीड, फ्लावर इज कंप्लीट होता है और सेल्फ पॉलिनेशन अकर हो जाता है। पी आपका यहां पे आंसर देखने को मिलेगा पी के लिए। फिर क्यू में मेंशन किया गया है इन पे सीड प्रोडक्शन नहीं होंगे, फ्लावर कंप्लीट नहीं होगा और सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं होगा। ये आपके टेरिडोफाइटा के मेंबर हो जाएंगे। फर्न और फिर पपाया की बात करें तो सीड प्रोड्यूस होते हैं लेकिन फ्लावर कंप्लीट होता है। इनमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं हम किधर? अचीवर सेक्शन की तरफ। अचीवर सेक्शन में आप देखेंगे बायो से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 5 में से 3 क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी से पूछे गए हैं। The given graph shows the percentage of undigested substance as food passes through the human alimentary canal. हमारी एलिमेंट्री कैनाल से फूड पास हो रहा है और यहां पे मेंशन किया गया है परसेंटेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमें उसके रिगार्डिंग आइडेंटिफाई करना है एक्स कौन सा ऑर्गन है और वाई कौन सा ऑर्गन है। परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस में मेंशन किया गया है, जो स्ट्रेट लाइन है ये है सेलुलोज को रिप्रेजेंट कर रही है। जो डॉटेड लाइन है सिर्फ अकेली, वो प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ब्रेकिंग लाइंस हैं वो फैट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब यहां पे देखो ब्रेकिंग लाइंस चली, इसमें तो कोई सेक्शन ही नहीं है, इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ब्रेकिंग लाइंस की बात करें तो ये ब्रेकिंग लाइंस एक्स में नहीं फूटी, मतलब इनका डाइजेशन एक्स में नहीं हुआ है। फिर इस पोर्शन में देखना प्रोटीन का डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यहां पे देखने को मिला है। खाने की बात करें तो जब खाना पहुंचता है बक्कल कैविटी से इसोफेगस और फिर स्टमक में, जैसे ही स्टमक में पहुंचता है वैसे ही प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। पर जब तक ड्यूडेनम में बाइल जूस नहीं आता, फैट डाइजेशन शुरू नहीं होता है। तो फैट डाइजेशन कहां से शुरू हुआ है? यहां से, वाई से। वाई कहां पे देखने को मिलेगा आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम अगर नहीं मेंशन है तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन मेंशन कर देंगे, तो वाई स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा और एक्स आपका स्टमक हो जाएगा। बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑर्गन एक्स इसोफेगस की बात करें तो यहां पे प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता है या इसोफेगस में डाइजेशन ही नहीं होता है। यहां पे स्टमक सी मान सकते थे, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये भी यहां पे क्या हो जाएगा? गलत। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो यहां से भी ग्राफ को अगर रिवर्स करना था तब डी ऑप्शन आता, अदरवाइज ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, स्टडी द गिवन फूड वेब, व्हाट कैन बी काज्ड बाय एन इंक्रीज इन द ईगल पॉपुलेशन। किसकी पॉपुलेशन हमें बढ़ानी है? ईगल की पॉपुलेशन बढ़ानी है। व्हाट कैन बी काज्ड बाय इंक्रीजिंग इन द ईगल पॉपुलेशन, मतलब ये है ईगल, इसकी पॉपुलेशन हमें बढ़ानी है। इंक्रीज इन द व्हीट पॉपुलेशन, अगर व्हीट बढ़ाएंगे रैबिट बढ़ेंगे, रैबिट बढ़ेंगे रैट बढ़ेंगे, तो ईगल की पॉपुलेशन के लिए खाना ज्यादा होगा और ईगल की जनसंख्या बढ़ सकती है, नॉट कंफर्म कि बढ़ेगी ही। देन इंक्रीज इन द स्नेक पॉपुलेशन, अगर स्नेक की पॉपुलेशन बढ़ा दें तो कहा गया है ईगल की पॉपुलेशन बढ़ेगी, बढ़ सकती। पॉपुलेशन बढ़ने में रैबिट घट जाएंगे तो पॉपुलेशन, और ये गलत आंसर हो जाएगा। फिर मेंशन किया गया है डिक्रीज इन फ्रॉग पॉपुलेशन, फ्रॉग की पॉपुलेशन को क्या कर देना है? डिक्रीज करना है, तो स्नेक भी कम हो जाएंगे और ईगल कम हो जाएंगी। नो चेंज इन द रैबिट पॉपुलेशन, अगर रैबिट की पॉपुलेशन में कोई चेंज ना करें तो ईगल की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी नहीं। ये आपके पास 3 गलत हो गए, सिर्फ एक ही सही निकला, आपका डी आंसर हो जाएगा। ओनली 1 जो प्रॉपरली सही स्टेटमेंट काज कर रहा है, बाकी सारे यहां पे गलत पैटर्न पे मेंशन किए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो आपके प्रपोज किया गया है अचीवर सेक्शन से, क्वेश्चन नंबर 49 देखना। गिवन बिलो आर द 4 ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स where different plants have been grouped on the basis of their natural method of vegetative propagation. Vegetative propagation में हम बात करते हैं कि reproduction other part due to the other part except fruiting या flowering का हिस्सा,
फ्लावर को छोड़ के कहीं से भी प्रोपोगेशन हो रहा हो तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। ग्रुप हैज ऑड मेंबर, हर एक ग्रुप में क्या ऑड मेंबर यहां पे मेंशन करना है। आइडेंटिफाई द ऑड वन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन से ग्रुप में ऑड वन प्रॉपरली मेंशन किया गया है। जैसे यहां पे पहले मेंशन किया गया है ग्रुप 1 डहेलिया, स्वीट पोटैटो, गार्लिक एंड टैपियोका। डहेलिया भी है, स्वीट पोटैटो भी है, इनके कंपोजिशन में जो स्टेम होता है वही रोल प्ले कर रहा है, स्टेम से इनका प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही मेंशन किया गया है। फिर बिगोनिया एंड कलौची एंड ब्रायोफिलम एंड ऑक्जेलिस, ये भी जो प्रॉपर पैटर्न मेंशन किया गया है यहाँ पे इनके प्रोडक्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं जिंजर की, टर्मरिक की, बनाना की, तो ये जो कट पार्ट ऑफ द स्टेम रूट होता है उनसे हो जाते हैं। बट टैपियोका की बात करें, टैपियोका बेंडेड स्टेम होते हैं, पॉइंट पे ग्रो करते हैं। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेट प्लेस किया गया है। बट अगर यहाँ पे हम बात करें लॉन ग्रास की, ऑक्सैलिक की, मिंट और एस्प्रागस, ये करेक्टली मेंशन किए गए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा मेंशन किया गया है। इन्होंने कहा है डहेलिया रॉन्गली प्लेस्ड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि डहेलिया करेक्ट पैटर्न पे प्लेस किया गया है। ऑक्सैलिस करेक्टली प्लेस्ड इन द ग्रुप सेकंड्स, बिल्कुल सही मेंशन किया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ट्रोपियोका इज रॉन्गली प्लेस्ड इन ग्रुप थर्ड, यहां पे अभी हमने बात की थी ना, ग्रुप थर्ड में इसको गलत प्लेस कर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट मेंशन कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। व्हाइल इट इज प्लेस्ड करेक्टली इन द ग्रुप फर्स्ट, हाँ बिल्कुल सही ये मेंशन किया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला रीड कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सा सेगमेंट है, करेक्ट आंसर आपको मिल गया है। उम्मीद है अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार रिपीट कर लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चंस, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा लेवल 2 के एग्जाम में। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।